अच्छा, हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे दैट इज अकाउंट करेंट, ठीक है। और आज हम लोग इसे कंप्लीट कर लेंगे। आज हम लोग को जो टॉपिक कवर करना है, मैंने लास्ट दिन भी नाम बताया था, रेड इंक इंटरेस्ट, ठीक है। हम लोग रेडिंग इंटरेस्ट जो है इसे कवर करने वाले हैं, ठीक है। अब ये रेडिंग इंटरेस्ट होता क्या है, पहले वो सुनो। रेडिंग इंटरेस्ट क्या होता है? अच्छा, ऐसे मुझे इतना बताओ तुम लोग कि अकाउंट करेंट हम लोग कब प्रिपेयर करते थे? बताओ, एकदम स्टार्टिंग में मैंने तुम लोग को क्या बताया था? अकाउंट करेंट हम लोग कब प्रिपेयर करते हैं? जब एक ही पार्टी से हमारा ट्रांजैक्शन जो है, सेल परचेज दोनों केसेस का होता है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं? अकाउंट करेंट मेंटेन करते हैं। ये देखो कौन कौन प्रिपेयर करता है, जैसे कि मर्चेंट और मैन्युफैक्चरर, कंसाइनी और कंसाइनर, बैंक और कस्टमर, जॉइंट वेंचर, इस तरह से। तो हम लोगों ने यहाँ पर नॉर्मली बिजनेस ट्रांजैक्शन किया था सारा, ठीक है। और दो मेथड से किया था, एक था हमारा प्रोडक्ट मेथड और दूसरा था हमारा इंटरेस्ट मेथड, ठीक है। एक ही सम्स तुम लोग का इंटरेस्ट मेथड से था, क्योंकि प्रोडक्ट मेथड में हमारा कैलकुलेशन जल्दी होता है, जबकि इंटरेस्ट मेथड में हमें फ्रीक्वेंटली कैलकुलेट करना पड़ता है। और यहाँ पर लास्ट क्लास में, मतलब जो सेकेंड क्लास था, ये हमारा थर्ड क्लास है इस टॉपिक का, वहां पर हम लोगों ने डेट कंप्यूटेशन का दो मेथड सीखा था, एक फॉरवर्ड और एक इपॉक या फिर बैकवर्ड मेथड। और दोनों मेथड से आंसर तो सेम आएंगे, लेकिन दोनों का जो मतलब करने का जो तरीका है वो अलग है। डेज कैसे कैलकुलेट करना है, कहाँ से कहाँ तक, वो हम लोगों ने कंप्लीट किया था। और आज हम लोग सीखेंगे रेड इंक इंटरेस्ट, ठीक है। उसी का पार्ट है रेड इंक इंटरेस्ट। देखो, रेड इंक इंटरेस्ट, अब सबसे पहले ये पता करते हैं हम लोग कि ये रेडिंग इंटरेस्ट होता क्या है। देखो, नॉर्मली हम लोग जितना भी अकाउंट करेंट अभी तक बनाए हैं, जितना भी अकाउंट करेंट हम लोग अभी तक बनाए हैं, सपोज हमारा ईयर एंडिंग अगर है 30th अप्रैल, फॉर एग्जांपल, अगर ईयर एंडिंग 30th अप्रैल है, मतलब हम लोग अपना अकाउंट जो प्रिपेयर कर रहे हैं, अकाउंट करेंट, यहाँ पर अकाउंट मतलब अकाउंट करेंट, जो अकाउंट करेंट प्रिपेयर कर रहे हैं वो कर रहे हैं अप टू 30th अप्रैल का, बिकॉज हमारा जो ईयर एंड है वो 30th अप्रैल है। ये हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमें जितना भी ड्यू डेट रहता है ना क्वेश्चन में, तुम लोग देख सकते हो सब इसके पहले का होता है। जितना भी ड्यू डेट होता है, जैसे मान लो यहाँ एक ड्यू डेट हो सकता है, ठीक है, ड्यू डेट, ठीक है। यहाँ पर एक ड्यू डेट हो सकता है, यहाँ पर एक ड्यू डेट हो सकता है, यहाँ पर एक ड्यू डेट हो सकता है। तो तुम लोग अगर ध्यान से देखोगे कि सारा ड्यू डेट ना हमारे इस अकाउंटिंग ईयर के अंदर है। देख लो, हम यहाँ पर दिखा देते हैं एक एग्जाम्पल। ये देखो, ये कहाँ तक का है था, ये था 31 दिसंबर तक। तो ये देखो, जून, जुलाई, अगस्त, फिर ये नवंबर है, देखो, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर ये दिसंबर, 4 दिसंबर है, लेकिन 31 दिसंबर के आगे का सारा है। इसमें भी तुम लोग देख सकते हो 31 दिसंबर, ये भी वही। ये दोनों क्वेश्चन सेम ही था, बस एक बार इपॉक मेथड यानी बैकवर्ड डेज वाला और एक बार फॉरवर्ड वाला था। इसके आगे का कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो तुम लोग, 31 अगस्त तक का था, तो तुम लोग यहाँ पर देखो, ये 8 मंथ्स है, यहाँ पर 6, 6, 7, ठीक है, यहाँ पर 6, ये 8 तो है, लेकिन 8 अगस्त है, मतलब सारा का सारा ड्यू डेट जो है वो ईयर एंडिंग के पहले आ रहा है, जिस दिन जिस बिजनेस का ईयर एंड है, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें यहाँ पर तो ये देखो 31 दिसंबर है। अब देखो, ये 7 का महीना, ये 8 का महीना, ये 9, फिर ये 9, ये 12 वाला महीना है, लेकिन 4 तारीख है, ठीक है। यहाँ पर भी अगर देखो तुम लोग क्वेश्चन, इसमें भी देख सकते हो, यहाँ पर 31 दिसंबर था, यहाँ भी जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर, 4 दिसंबर, ठीक है। और इसके आगे भी तुम लोग बाकी क्वेश्चन जितना भी देखोगे, ठीक है, और हम नहीं दिखा रहे, तुम लोग देख सकते हो अपने कॉपी में खुद से कि अभी तक हम लोगों ने जैसा भी सम्स हम लोग को दिया गया है, चाहे मेथड वो कुछ भी हो, चाहे वो फॉरवर्ड बैकवर्ड मेथड हो डेज कैलकुलेशन के लिए, चाहे वो इंटरेस्ट मेथड से किया हो, चाहे वो हम लोगों ने प्रोडक्ट मेथड से किया हो, सारा का सारा क्या है ना, ड्यू डेट जो है ये ईयर एंड जब भी हो रहा है, चाहे वो 31 दिसंबर हो, अप्रैल हो, अगस्त हो, जो भी हो, जैसे मैंने यहाँ पर 30th अप्रैल लिया है, तो इसके पहले का हम लोग क्या कर रहे थे, उस ड्यू डेट से लेके क्लोजिंग डेट तक क्या कैलकुलेट करते थे, ड्यू डेट से लेके क्लोजिंग डेट, ड्यू डेट से लेके क्लोजिंग डेट तक हम लोग डेज कैलकुलेट करते हैं, फिर उस पर अप्लाई करते हैं आइदर इंटरेस्ट मेथड, ये जैसे ही डेज कैलकुलेट कर लेते हैं, तो फिर हमारा दो नेक्स्ट
स्टेप क्या होता है, आइदर इंटरेस्ट मेथड अप्लाई करो, मतलब इंडिविजुअली इंटरेस्ट को कैलकुलेट करो, या फिर हम लोग प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करते हैं। डेज कैलकुलेट करने के बाद डेज इनटू अमाउंट कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, प्रोडक्ट। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अमाउंट इनटू परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट इनटू ये डेज डिवाइडेड बाय 365। ये कोई भी एक अप्रोच हम लोग फॉलो करते थे, और मैंने कहा कि तुम लोग प्रोडक्ट मेथड यूज करोगे क्योंकि ये फास्ट होता है। जब तक ये स्पेसिफाई ना करते कि हमें इंटरेस्ट मेथड यूज करना है, तब तक हम लोग प्रोडक्ट मेथड पे ज्यादा ध्यान देंगे। लेकिन अगर हमारा ड्यू डेट इसके बाद आ रहा है, ठीक है, जैसे ये 30 अप्रैल है, अप्रैल के बाद का कोई भी डेट ले लेते हैं, जैसे मान लो हम लोग अगर ले लेते हैं 5 मई, ठीक है, 5 मई ले सकते हैं, या फिर कुछ और ले लो, जैसे 10 जून ले लो, या फिर कुछ और जो भी डेट आएगा वो अगर मेरे क्लोजिंग, ये तो मेरा क्लोजिंग डेट है, ईयर एंड है, ठीक है, क्योंकि मैंने इसी को क्लोजिंग डेट माना हुआ है मेरे एग्जाम्पल पे, ठीक है। अगर कोई ड्यू डेट किसी का 5 जून है, और मतलब इसका ये अगर मान लेते हैं ये हो गया 2000, सपोज ले लेते हैं 20, ठीक है, अभी तक आया नहीं है 2020, तो ये देखो यहाँ पर इस तरह से हो रहा है, तो ये तो क्लोजिंग है। क्लोजिंग के बाद अगर हमारा ड्यू डेट आ रहा है, ये क्या है, क्लोजिंग के बाद का ड्यू डेट, तो फिर किस तरह से हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, उसी के लिए हमें ये रेडिंग इंटरेस्ट पढ़ना पड़ेगा। पहले मतलब कंसेप्ट को समझो, क्यों हम लोग रेडिंग इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होगा, किसी का ड्यू डेट यहां पर आ रहा है, लेकिन उसका सेटलमेंट अगर यहां पर हम लोग कर रहे हैं, ड्यू डेट कहां आ रहा है, 5 मतलब ये अकाउंटिंग ईयर क्लोज होने के बाद, लेकिन अगर उसका जो ट्रीटमेंट है अगर हमें यहां पर करने के लिए कहा गया हो, इसका मतलब तो यही होता है ना कि उसने अपना पेमेंट ड्यू डेट से पहले कर दिया। बताओ इसका मतलब ये हुआ कि नहीं, अगर हम लोग उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहां पर कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि उसने अपना पेमेंट जो है ड्यू डेट का, वो ड्यू डेट से पहले कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि नहीं हुआ कि वो ड्यू डेट से पहले कर रहा है। अगर कोई अपना पेमेंट टाइम से पहले कर दे तो उसे क्या मिल सकता है, तुम लोग को क्या लगता है, नॉर्मली बताओ, अगर किसी ने अपना पेमेंट ड्यू डेट से पहले कर दिया है तो उसे क्या मिलना चाहिए, डिस्काउंट। डिस्काउंट, करेक्ट, उसे क्या मिलना चाहिए, डिस्काउंट। या फिर अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज तुम लोगों ने कभी किया है, ठीक है, नहीं किया है कोई बात नहीं, उसमें भी एक लैंग्वेज और भी यूज होता है, ये तुम लोग नॉर्मली भी सुने होंगे, रीबेट। रीबेट मतलब क्या होता है, छूट। रीबेट मतलब क्या होता है, छूट। जैसे इलेक्ट्रिक बिल पे भी होता है, देखना कि ड्यू डेट दे देता है और एक टाइम पीरियड रहता है कि उसके पहले अगर पे करने से थोड़ा बहुत छूट मिल जाता है और उसके बाद पे करने से पेनल्टी लग जाता है, तो ये रीबेट हो गया। डिस्काउंट या फिर रिबेट, इसे थोड़ा सा अच्छे लैंग्वेज में हम लोग बोल सकते हैं कि इसे रिबेट देना पड़ेगा। तो अगर अकाउंटिंग ईयर क्लोज जब हो रहा है, इसको पेमेंट करना था यहाँ पर, लेकिन ये अपना सेटलमेंट अगर यहीं पर करवा रहा है, तो हमें उसे क्या देना पड़ेगा, रिबेट देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होगा, रीबेट को हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो रीबेट मतलब वही इंटरेस्ट का ही अमाउंट हो जाएगा। रीबेट कैलकुलेट का मतलब इंटरेस्ट का अमाउंट हो जाएगा जो वो बचा रहा है। मतलब अगर वो ड्यू डेट पे देता तो उसे इंटरेस्ट के साथ देना पड़ता, लेकिन वो अगर ड्यू डेट के पहले दे रहा है तो उतना इंटरेस्ट वो सेव कर लेगा, ठीक है, उतना इंटरेस्ट वो सेव कर लेगा। मतलब यहाँ अगर यहाँ पर देता तो फिर उसका इस ईयर का जो एंड होता है उसके हिसाब से डेज कैलकुलेट होता और उसे इंटरेस्ट देना पड़ता। अब वो जितना पहले दे रहा है उतना रिबेट, मतलब उतना इंटरेस्ट उसके लिए रिबेट बन जाएगा। इंटरेस्ट बिकम रिबेट, उतना उसे रिबेट मिल जाएगा, मतलब उतना इंटरेस्ट उसको नहीं देना पड़ेगा। वो अपना इंटरेस्ट क्या कर रहा है, इंटरेस्ट सेव कर ले रहा है, उतना इंटरेस्ट वो सेव कर ले रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इस केस में उस इंटरेस्ट को, जो इंटरेस्ट सेव हो रहा है उसे, एक टाइम था जब रेड इंक से लिखा जाता है, अभी ऐसा कोई अप्रोच नहीं है। मतलब उसका जो इंटरेस्ट है ना उसे स्पेसिफाई करने के लिए रेड इंक, ठीक है, रेड इंक मतलब ये देखो, ये जो रेड इंक से मैंने लिखा ना, इस तरह से रेड इंक से लिखा जाता था, इसीलिए इसका नाम आ गया है रेड इंक इंटरेस्ट। मतलब वो वाला इंटरेस्ट जो वो बचा ले रहा है क्योंकि वो ड्यू डेट से पहले ही दे दे रहा है, और ये किसी और अकाउंटिंग पीरियड में क्लोज हो जा रहा है जो कि उसके बाद होने वाला था। तो ये इंटरेस्ट जो बचा लेगा उसको हम लोग रेडिंग इंटरेस्ट बोलेंगे, क्योंकि उसे रेड इंक से लिखा जाता था, इसीलिए इसको बोला जाएगा रेडिंग इंटरेस्ट। अब देखो तुम लोग के यहाँ पर बोला क्या है,
ये देखो, इन केस द ड्यू डेट ऑफ बिल्स फॉल्स आफ्टर द डेट ऑफ क्लोजिंग द अकाउंट। ये देखो, इन केस ड्यू डेट कब, सॉरी, ये देखो ड्यू डेट कब आया, ड्यू डेट आया अकाउंटिंग ईयर क्लोज होने के बाद, एग्जांपल के हिसाब से जो इन लोगों ने यहाँ पर कहा है, देन नो इंटरेस्ट इज अलाउड फॉर दैट। तो उसमें क्या होगा, इंटरेस्ट ना तो लेना है ना तो देना है, ठीक है, नो इंटरेस्ट इज अलाउड फॉर दैट। तो यहाँ पर क्या होगा ना, इंटरेस्ट तो नहीं ले सकते ना, क्योंकि वो टाइम के पहले दे रहा है, ठीक है। अब हमारा रिसीवेबल हो चाहे पेएबल हो, मतलब अगर हमें किसी से इंटरेस्ट मिल रहा है तो हम लोग नहीं ले सकते, उसे रिबेट देना पड़ेगा। और अगर हम लोगों को किसी को इंटरेस्ट देना था तो उस केस में हमें रिबेट मिल जाएगा। तो इसीलिए बोला है नो इंटरेस्ट इज अलाउड फॉर दैट, ठीक है। However, interest from the date of closing to such due date is written in red ink interest। तो क्या होगा ना, उस टाइम पीरियड का जो इंटरेस्ट है उसे रेड इंक से लिखा जाएगा टू द अप्रोप्रिएट साइड ऑफ द अकाउंट करेंट। कहां पर लिखना है, अकाउंट करेंट का जो अकाउंट बनेगा वहां पर लिखना है, लेकिन अप्रोप्रिएट साइड में। अब ये अप्रोप्रिएट साइड का मतलब क्या होता है, अप्रोप्रिएट साइड का मतलब होता है उस रिलेटेड ट्रांजैक्शन को, मतलब ये ड्यू डेट है, इसका ट्रांजैक्शन डेट भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी ट्रांजैक्शन डेट और ड्यू डेट अलग भी होता है, कभी सेम भी होता है। ये देखो, ट्रांजैक्शन डेट ड्यू डेट, ये ट्रांजैक्शन डेट है 30 जून, ड्यू डेट भी 30 जून है, ठीक है, इस केस में। और कभी कभी अलग भी होता है, देखो जैसे यहाँ दिखाते हैं, ये देखो 20/6, ये सब सेम है। कहीं और क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो। ये देखो 30 जून जुलाई और 30 अगस्त, तो ट्रांजैक्शन डेट ड्यू डेट क्या हो गया, अलग हो गया। तो वही चीज बोल रहा है यहाँ पर, देखो ये देखो कहां पर लिखना पड़ेगा, एप्रोप्रिएट साइड में लिखना पड़ेगा। एप्रोप्रिएट साइड मतलब जब हम लोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, अगर ट्रांजैक्शन हमारा डेबिट साइड रिकॉर्ड हो रहा है, ये देखो ट्रांजैक्शन अगर हमारा कौन से साइड रिकॉर्ड हो रहा है, डेबिट साइड फॉर एग्जांपल, तो उसका रेट इंक इंटरेस्ट हमेशा क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा, मतलब ऑपोजिट साइड हमें देना है। इसका लॉजिक भी बताएंगे, एक बार जस्ट यहाँ पर देखो कि ट्रांजैक्शन अगर डेबिट साइड में हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है तो उसका रेट इंक इंटरेस्ट देना पड़ेगा क्रेडिट साइड, और अगर ट्रांजैक्शन क्रेडिट साइड रिकॉर्ड हुआ है तो उसका रेट इंक इंटरेस्ट हो जाएगा डेबिट साइड, मतलब उसे कॉन्ट्रा करना है, कैंसिल करना है, मतलब एक्चुअली जो एक्सपेंस दिख रहा है वो एक्सपेंस नहीं होगा, क्योंकि पहले दे दिया जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट या फिर रिबेट हो जाएगा, चाहे वो रिसीवेबल हो चाहे वो पेएबल हो। हम लोग एग्जांपल के साथ और भी देखेंगे इसे। एप्रोप्रिएट साइड का मतलब यही होता है कि जिधर हम लोग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करें जस्ट उसके ऑपोजिट साइड हमें रेडिंग इंटरेस्ट लिखना है। दिस इंटरेस्ट इज कॉल्ड रेडिंग इंटरेस्ट। दिस रेडिंग इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज नेगेटिव इंटरेस्ट। इसे हम लोग नेगेटिव इंटरेस्ट बोल। नेगेटिव इंटरेस्ट मतलब क्या, मतलब अगर मेरा इंटरेस्ट मुझे किसी से मिलने वाला था, अगर वो नहीं मिलेगा, उल्टे का मुझे उसे छूट देना पड़ेगा, रिबेट देना पड़ेगा, तो वो तो नेगेटिव हो गया ना, मतलब जो मेरा प्लस था, मुझे इंटरेस्ट मिलने वाला था, वो माइनस हो गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा। और अगर मेरा रिसीवेबल था तो फिर सॉरी, मेरा अगर पेएबल था तो मेरा नेगेटिव था, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब उल्टा होगा, ठीक है, तो उल्टा होगा, इसीलिए बोल रहा है कि ये इंटरेस्ट क्या होता है, नेगेटिव इंटरेस्ट होता है। इन एक्चुअल प्रैक्टिस हाउएवर द प्रोडक्ट ऑफ सच बिल, अच्छा ये हम बताएंगे कैसे होता है प्रोडक्ट ऑफ सच बिल, मतलब कैसे कैलकुलेशन होगा। जैसे मान लो बिल अगर होता है, कोई भी अमाउंट, जितना अमाउंट का बिल होगा इनटू ड्यू डेट माइनस क्लोजिंग डेट, ये तो हम लोग करते ही है, ड्यू डेट से अकाउंट ईयर का क्लोजिंग तक ही तो हम लोग डेट कैलकुलेट करते हैं, यही तो अकाउंट करेंट में हम लोगों ने सीखा है। तो इसमें क्या होगा, इज रिटन इन ऑर्डिनरी इंक इन द ऑपोजिट साइड ऑफ विच द बिल इज एंटर्ड, ठीक है, ऑफ विच द बिल इज एंटर्ड, नॉर्मली ये होता है। इट मीन्स इंटरेस्ट फ्रॉम फ्यूचर डेट फ्रॉम डेट ऑफ अकाउंट करेंट दैट इज प्रेजेंट डेट, इन अर्लियर पीरियड इट वॉज रिटन इन रेडिंग इंटरेस्ट। अगर ऐसा होता था हम लोग उसे रेडिंग इंटरेस्ट में लिखते थे, ठीक है, ये वाला जो है ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे तब समझ जाएंगे ये क्या हो रहा है। वही चीज है जो मैंने कहा कि जिधर हम लोग रिकॉर्ड करेंगे उसके ऑपोजिट साइड हमें रेट इंक इंटरेस्ट बोल के लिखना पड़ेगा। और बहुत पहले, ठीक है, ये देखो इसको रेडिंग इंटरेस्ट से लिखा जाता था। इट मींस इंटरेस्ट फ्रॉम फ्यूचर डेट फ्रॉम डेट ऑफ अकाउंट करेंट दैट इज प्रेजेंट डेट। ये देखो इन अर्लियर पीरियड्स इट वाज रिटन इन रेड इंक, हेंस इट गॉट द नेम रेड इंक इंटरेस्ट, क्योंकि रेड इंक के साथ लिखा जाता था इसीलिए इसका नाम है रेड इंक इंटरेस्ट। इट implies that rebate will be allowed on interest paid or received, ठीक है। इफ
सेटलमेंट ऑफ फ्यूचर ड्यू ट्रांजैक्शन इज डन ऑन अकाउंट करेंट डेट। अगर हमारा जब होना है तब नहीं होकर उसके आगे हो जा रहा है तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, रेडिंग इंटरेस्ट। दिस कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड इन ए डिफरेंट वे। इन अकाउंट करेंट इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन अमाउंट ऑफ बिल फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन टू द क्लोजिंग डेट ऑफ दैट पीरियड कंसर्न। मतलब ये क्या बोल रहा है, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम लोग ड्यू डेट से लेके जिस दिन अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है तब तक का जितना दिन होता है उतने दिन का हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। यही वाला चीज मैंने यहाँ पर लिख के बताया, ये देखो, ये देखो इस तरह से है। बोलो, এটা ফরওয়ার্ড মেথড তো না, ক্লোজিং ফরওয়ার্ড মেথড বলতে এইটা বলছো? না, ডিউ ডেট থেকে ক্লোজিং ডেট। হ্যাঁ, ডিউ ডেট থেকে ক্লোজিং ডেট, হ্যাঁ फॉरवर्ड मेथड, फॉरवर्ड मेथड। तो ड्यू डेट से क्लोजिंग डेट तक फॉरवर्ड मेथड हो जाएगा, ठीक है। तो इन एन दिस कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड इन डिफरेंट वे। अच्छा ये देखो बोल रहा है कि बिल फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन टू द क्लोजिंग डेट ऑफ द पीरियड कंसर्न। इन केस द ड्यू डेट ऑफ द बिल फॉल्स आफ्टर द क्लोजिंग डेट ऑफ द अकाउंट, देन नो इंटरेस्ट इज अलाउड फॉर दैट पीरियड। जो अभी तक मैंने कहा इतना बार, सच इंटरेस्ट इज कस्टमरली रिटन इन रेडिंग इन द एप्रोप्रिएट साइड ऑफ द अकाउंट करंट। अब एप्रोप्रिएट साइड क्या होता है वो भी मैंने बताया, अब हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे। द इंटरेस्ट इज कॉल्ड रेडिंग इंटरेस्ट एंड इज ट्रीटेड एज नेगेटिव इंटरेस्ट। इसे नेगेटिव इंटरेस्ट भी कहा जाता है, ये है। अब देखते हैं इसका कैसे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर ही क्वेश्चन हम लोग देख लेते, ये देखो। अच्छा, एक मेन चीज, कभी भी हमें क्वेश्चन में ये नहीं बताएगा कि ये क्वेश्चन रेडिंग इंटरेस्ट का है, ठीक है। क्वेश्चन में ये नहीं बताएगा कि ये रेडिंग इंटरेस्ट का है, तुम लोग को खुद आइडेंटिफाई करना है कि ये रेडिंग इंटरेस्ट का है। कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ये देखो कैसे आइडेंटिफाई करोगे। अगर ड्यू डेट ऐसा हमें मिल रहा है, अगर ड्यू डेट हमें कुछ ऐसा मिल रहा है जो कि ईयर एंड के बाद है, जैसे यहाँ पर ईयर एंड कब हो रहा है, ये देखो ये 30 अप्रैल का पूरा ट्रांजैक्शन दिया हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू मेक आउट एन अकाउंट करेंट बाय प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड यूज करने बोला है, मैंने पहले भी कहा था कोई भी एक मेथड हम लोग यूज करेंगे। टू बी रेंडर्ड बाय, अब ये अकाउंट करेंट किस हिसाब से बनेगा, टू बी रेंडर्ड बाय एक्स टू वाई। एक्स जो है वो वाई को दे रहा है, यानी वाई कस्टमर हो जाएगा। एज ऑन 30 अप्रैल 2020, 30 अप्रैल 2020 का हमें अकाउंट करेंट प्रिपेयर करने बोला गया है। अब 30 अप्रैल के बाद अगर कोई ड्यू डेट आ रहा है तो यहाँ पर रेडिंग इंटरेस्ट आएगा। तो क्वेश्चन हमें नहीं बोलेगा कि ये रेडिंग इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, हमें खुद समझना पड़ेगा कि ये रेडिंग इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। टेकिंग इंटरेस्ट इनटू अकाउंट 10% पर एनम, बाकी सब सेम पैटर्न में रहेगा, कुछ नया हमें नहीं सीखना है। नया जो सीखना है वो सिर्फ अगर हमारा ट्रांजैक्शन सॉरी ड्यू डेट जो है वो अगर 30 अप्रैल 2020 के बाद का आ रहा है तब रेडिंग इंटरेस्ट का क्या ट्रीटमेंट होगा वो हमें यहाँ पर सीखना है। बाकी रूल्स एक जैसा होगा, कैसे लिखना है, जैसे एक्स वाई को रेंडर कर रहा है तो फिर वाई इन अकाउंट करेंट विथ एक्स, ये वाला चीज हमें लिखना है। कॉलम एज यूजुअल जैसे होना चाहिए वैसे ही होगा, ठीक है। तो चलो हम लोग एक बार कॉलम बना लेते हैं, फिर देखते हैं किस तरह से रेडिंग इंटरेस्ट को हम लोग यहाँ पर ट्रीट करेंगे, और हम लोग फॉरवर्ड मेथड ही यूज कर लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर लिखते हैं y in account current with x, y in account current with x। इंटरेस्ट 30 अप्रैल तक का, इंटरेस्ट टू 30 अप्रैल तक का हमें काउंट करने के लिए कहा गया है। 2020 था, देखो यही था शायद 2020, ये देखो 2020 10% पर एनम इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। अच्छा, अब यहाँ पर जैसे हमारा कॉलम होता था सब वैसे ही होगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला है। डेट पहले होगा डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर ड्यू डेट, डेट के बाद ड्यू डेट होता है, फिर अमाउंट दे देते हैं, डेज दे देते हैं, अमाउंट, डेज, प्रोडक्ट। ऑपोजिट साइड भी ऐसा होगा, डेट, पर्टिकुलर्स, ड्यू डेट,
अच्छा, अमाउंट, डेज और प्रोडक्ट। अच्छा, हो जाएगा यहीं पर। चलो अब बताओ, सबसे पहले 1 अप्रैल है, बता रहा है कि अमाउंट पेबल बाय एक्स टू वाई, मतलब एक्स को वाई को 10,000 पे करना पड़ेगा। 1 अप्रैल है तो ये ओपनिंग बैलेंस है, क्योंकि हम लोग 30 अप्रैल कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा अप्रैल का ट्रांजैक्शन है, तो उस मंथ का है, ठीक है। तो उस मंथ का ट्रांजैक्शन, और नॉर्मली हम लोगों ने पढ़ा तो ये एक पीरियोडिकली होता है कैलकुलेशन, तो ये अप्रैल का है, तो ये ओपनिंग है। तो बताओ किधर लिखें हम इसे? बाय बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी, क्योंकि ये लाइबिलिटी है। अगर वाई मेरा कस्टमर है, एक अगर हम लोग एक्स है, तो फिर ये मेरा लाइबिलिटी हो जाएगा कि मुझे वाई को पे करना है, तो बाई बैलेंस बीडी, ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, ड्यू डेट तो कुछ नहीं पता है, तो हम लोग 1 अप्रैल लिख सकते हैं, अगर चाहे तो 1 अप्रैल लिख सकते हैं। अच्छा, और उसके बाद अमाउंट कितना है? 10,000, अमाउंट 10,000 है, ठीक है। अब हमें काउंट कहाँ से कहाँ तक करना पड़ता है? हमेशा 1 अप्रैल से लेके जब तक एंड हो रहा है, मतलब ड्यू डेट से लेके हमारा क्लोजिंग डेट 30 तक, डेज। तो 30 डेज, ठीक है। यहाँ पर 30, क्योंकि ये एक दिन भी इंक्लूडेड होगा, क्योंकि ये ओपनिंग वाला है। अगर ओपनिंग नहीं होता तो फिर ये 29 डेज होता है, एक दिन नॉर्मली माइनस हो जाता है जो मेरा ड्यू डेट होता है, लेकिन ओपनिंग में वो डेट इंक्लूडेड करना है, जो हम लोगों ने लास्ट दिन पढ़ा भी था। तो ये प्रोडक्ट में आ जाएगा मेरा 3 लाख, हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट, रिसीव्ड एक्सेप्टेंस ऑफ एक्स टू वाई फॉर 2 मंथ्स। इसका मतलब सुन लो, एक्सेप्टेंस का मतलब बिल एक्सेप्ट करना होता है, ठीक है। 7 तारीख को एक्सेप्ट किया गया है, किसने किया है? रिसीव्ड एक्सेप्टेंस ऑफ एक्स टू वाई फॉर 2 मंथ्स, तो किसने रिसीव किया है बताओ? एक्स ने रिसीव किया है एक्सेप्टेंस ऑफ एक्स, एक्स ने एक्सेप्टेंस किया है किससे? वाई का बिल एक्सेप्ट किया है, तो एक्स क्या एंट्री करेगा? बिल्स पेबल एक्सेप्ट करना तो लाइबिलिटी होता है, तो बताओ वाई क्या, सॉरी एक्स क्या एंट्री करेगा? यहाँ पर एंट्री का लेकिन थोड़ा बात है, अगर एंट्री नहीं होगा तो फिर हम लोग अटक जाएंगे। बताओ एंट्री क्या होगा? देखो, बिल्स का 2 पार्ट होता है, एक एक पार्टी होता है जो बिल्स रिसीवेबल जिसके पास रहता है, एक पार्टी के पास बिल्स पेबल, मतलब एक पार्टी बिल्स ड्रॉ करता है, ठीक है, जिसे हम लोग ड्रॉयर बोलते हैं, ड्रॉयर। एक पार्टी बिल्स एक्सेप्ट करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ड्रॉई, ठीक है, ड्रॉई। तो जो ड्रॉ करता है उसके पास बिल्स रिसीवेबल रहता है, वो बोलेगा कि मुझे इस बिल का पैसा मिलेगा, इसीलिए बिल्स रिसीवेबल। और जो ड्रॉई होता है उसके पास बिल्स पेबल रहता है, वो बोलेगा मुझे इस बिल का पैसा पे करना है। और जो ड्रॉयर होता है वो एक्चुअली सेलर होता है, जो बेचेगा वो बिल्स ड्रॉ करेगा। और जो ड्रॉई होता है वो परचेजर होता है। तो इस केस में बोला गया है कि एक्स ने बिल्स पेबल एक्सेप्ट किया है, तो एक्स परचेजर था, ठीक है, 2 मंथ्स के लिए, मतलब 2 महीने बाद वो 5,000 पे कर देगा वाई को, ऐसा उसने कहा है। और बोला मेरे ऊपर बिल ड्रॉ कर दो, क्योंकि क्रेडिट परचेस हुआ है। अब क्या होता है ना, ज्यादा टाइम लग जाने पे हम लोग सोचते हैं कि क्या पता कोई अगर हमारा पैसा मार ले, तो फिर क्या किया जाता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, तो बिल्स ड्रॉ कर लेने से क्या होता है, वो प्रूव हो जाता है, ठीक है। बिल्स के चैप्टर में डिटेल्स में हम लोग जरूर पढ़ेंगे। अभी मैंने जितना समझा है, मुझे नहीं लगता इससे हम लोग एंट्री नहीं कर पाएंगे। हाँ बताओ एंट्री क्या होगा? তো ওয়াই এর এখানে তো টু বিলস পে হবে। ওয়াইর এখানে হ্যাঁ, কিন্তু আমরা তো এক্স এর অ্যাকাউন্ট মেনটেন করছি না, কারণ ওয়াইর বুকসে মানে ওয়াই মানে ড্র কে করছে এটা মানে এক্স না, মানে ড্র ড্র তো কে করছে? ড্র করছে ড্র আমাদের ওয়াই। ওয়াই করছে কারণ না। হ্যাঁ, আর ড্রই হচ্ছে এক্স, মানে এক্স অ্যাকসেপ্ট করছে, ওই জন্য অ্যাকসেপ্টেন্স। তাহলে কি হবে? এক্স এর তো লাইবিলিটি বেড়ে যাচ্ছে, কোন একটা পেমেন্ট করব, আমি আমি বিলস পেয়েবল নিয়ে বসে আছি, তাহলে আমার লাইবিলিটি বেড়ে যাচ্ছে। লাইবিলিটি কি হয়? ऑल ক্রেডিট। लाइबिलिटीज क्रेडिट, तो 2 बिल्स पेबल हो जाएगा। और किसने ड्रॉ किया है? ওয়াই। वाई। एक्चुअली एंट्री क्या होता है ना, देखो हम बता देते, पहले कुछ क्रेडिट सेल परचेज हुआ होगा, मतलब एक्स ने क्रेडिट परचेज किया होगा वाई से, तो परचेज टू वाई किया होगा, क्रेडिट परचेज का एंट्री। अब पैसा बाद में देगा, वाई को बोल रहे हैं बिल्स ड्रॉ करो, तो बिल्स एक्सेप्ट कर लिया टू बीपी, तो फिर डेबिट किसको करेगा? वाई को करेगा, ठीक है, वाई टू बीपी। सिमिलरली वाई के तरफ से अगर देखते हो, तो जो यहाँ पर नेसेसरी नहीं है लेकिन एक बार बता देते, वाई ने सेल किया है तो वाई सेल करेगा, तो डेटर टू सेल, क्रेडिट सेल का एंट्री डेटर टू सेल। और जब बिल्स ड्रॉ करेगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स हो जाएगा, ठीक है। और जब पैसा मिल जाएगा, जब 2 मंथ्स बाद ये 5,000 मिल जाएगा, तो वाई एंट्री करेगा कैश
अकाउंट डेबिट टू क्या करेगा, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, मुझे पैसा मिल गया, मेरा बिल्स रिसीवेबल कैंसिल हो गया, पहले एक्स एक्स कैंसिल हुआ, फिर बिल्स रिसीवेबल कैंसिल हुआ, बना क्या, एक्स टू सेल्स, अगर कैश सेल होता तो यही बन जाता। यहाँ पर देखो परचेज टू वाई, वाई टू बीपी, वाई वाई कैंसिल हो गया, फिर जब पेमेंट कर देगा एक्स तो एंट्री क्या हो जाएगा, एक्स के पास से पैसा चला गया टू कैश, ठीक है, और बिल्स पेएबल लाइबिलिटी जो है वो खत्म हो गया, बीपी बीपी कैंसिल, बन गया क्या, परचेज टू कैश। इसका मतलब ये हो गया परचेज टू कैश का मतलब कि जो हम लोग कैश परचेज करते हैं तो इसी तरह से होता, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं ना, क्रेडिट परचेज, वो भी थ्रू बिल के थ्रू कर रहे हैं, तो 3 एंट्री बन जा रहा है, जिसका हम लोग अगर कैश परचेज करते सिंपल एक एक एंट्री बन जाता। अल्टीमेटली कैश परचेज का एंट्री बन जाना चाहिए, वही तो मेथड होगा ना, लास्ट में तो पेमेंट करना है और पेमेंट रिसीव करना है, तो हम लोग यहाँ पर एंट्री कौन सा करेंगे, क्योंकि हम लोग एक्स का अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो हम लोग करेंगे वाई टू बीपी, तो वाई अकाउंट है तो वाई टू बीपी अगर है तो टू बीपी लिखना पड़ेगा, टू बीपी लिखेंगे हम लोग अकाउंट करेंट में। टू बीपी, टू बिल्स पेबल, ठीक है, यहाँ पर डेट हो जाएगा 7 अप्रैल ही था, देख लो 7 अप्रैल, 2 मंथ्स, तो बताओ ड्यू डेट कौन सा होगा, 2 मंथ्स बाद है, अमाउंट तो 5,000 है, 2 मंथ्स बाद बिल्स है, 10th जून। 10 जून, करेक्ट, क्योंकि 7 अप्रैल से 7 मई 1 मंथ, 7 मई टू 7 जून 2 मंथ्स, और 3 दिन ऐड हो जाएगा ग्रेस पीरियड, 10 जून हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम देखो, क्या ये अकाउंटिंग ईयर क्लोज होने के बाद का डेट है, यस। यस, तो फिर यहाँ पर हम लोग अभी ना तो डेज लिखेंगे ना तो प्रोडक्ट लिखेंगे, इस केस में रेट इंक इंटरेस्ट बनने वाला है, तो यहाँ पर ये चीज नहीं लिखेंगे, डेज काउंट नहीं करना है, प्रोडक्ट भी यहाँ पर काउंट नहीं करना है, इसका प्रोसेस कुछ अलग होगा, तो ये हम लोग यहाँ पर ऐसे ही छोड़ देना है। अब नेक्स्ट 10th, देखो 10th को क्या किया गया है, 10th को किया गया है बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्टेड बाय वाई, वाई ने जो बिल्स रिसीवेबल ड्रॉ किया था ऑन 7th, ये वाला डेट ऑन 7th, अच्छा 7th फेब का, 7th फेब 2020 इज ऑनर्ड ऑन दिस ड्यू डेट, ऑनर्ड का मतलब होता है पेमेंट मिल जाना, ठीक है, ऑनर्ड का मतलब होता है पेमेंट मिल जाना, जैसे चेक क्या होता है, चेक के लिए बाउंस, ये वाला लैंग्वेज यूज किया जाता है कि चेक बाउंस हो गया मतलब चेक डिसऑनर हो गया, ये बात भी यूज किया जाता है, उसी तरह से बिल्स में भी डिसऑनर ऑनर का लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं, ऑनर होना मतलब जिस डेट पे उसने कहा था दे देंगे उस डेट पे दे, ठीक है। तो एंट्री क्या होना चाहिए बताओ, अगर 10 तारीख को जो बिल्स का पेमेंट था वो अगर एक्सेप्ट हो गया है, मतलब पेमेंट मिल गया है, तो क्या होगा, এখানে তো এন্ট্রি হবে না। এখানে এন্ট্রি হবে না, কারণ এখানে এন্ট্রি এই জন্য হবে না কারণ ওই রেলিভেন্ট অ্যাকাউন্টটাই নেই, অ্যাকচুয়ালি এন্ট্রিটা কি হবে, এন্ট্রিটা বিলস পেবল টু ব্যাংক। ওকে। बिल्स पेबल टू कैश व बैंक, बिल्स पेबल टू कैश और बैंक, तो हम लोग ना तो बिल्स पेबल का अकाउंट बना रहे हैं ना तो हम लोग कैश का अकाउंट बना रहे हैं, तो फिर ये इररेलेवेंट हो गया, ये वाला एंट्री होगा ही नहीं, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है, तो समझ रहे हो, एंट्री हमें पूरा पता होना चाहिए, नहीं तो हम लोग फिर सोचेंगे कि इसका भी कुछ ना कुछ तो एंट्री होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा, फिर नेक्स्ट, फिर 10 तारीख आ गया है, 10th अप्रैल को एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, इनवॉइस डेट है 10/5 मतलब 10th ऑफ मई, 15,000, तो बताओ एक्स ने गुड सोल्ड किया है वाई को, तो क्या एंट्री होगा, टू सेल्स। टू सेल्स, अच्छा टू सेल्स, और ये 10 तारीख को हो जाएगा 10th ऑफ अप्रैल टू सेल्स, अच्छा, और ड्यू डेट कौन सा हो जाएगा, ड्यू डेट है ये देखो जो May इनवॉइस, 10th। हाँ 10th ऑफ मई, अच्छा बताओ क्या इसका काउंट करें, अच्छा अमाउंट तो लिख लेते हैं पहले 15,000, बताओ क्या इसका भी काउंट होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं होगा, मतलब खुद से समझना है, रेटिंग इंटरेस्ट है, यही वाला पॉइंट है, जब क्वेश्चन में ऐसा हो जाएगा तो तुम लोग को सोचना है अच्छा ये तो फिर रेटिंग वाला पोर्शन हो गया, हमें इसका रेटिंग ट्रीटमेंट करना है, यहाँ पर तुम लोग डेज वेज प्रोडक्ट वोडक्ट लिख दोगे तो पूरा गलत हो जाएगा, हमें देखना है कौन सा अकाउंटिंग ईयर क्लोज है और कौन सा हमारा ट्रांजेक्शन डेट ड्यू डेट है। फिर 12th ऑफ अप्रैल आ गया, एक्स रिसिप्ट चेक फ्रॉम वाई, बताओ क्या होगा, एक्स ने वाई से चेक रिसीव कर लिया है, एंट्री चेक मिलने से क्या होता है, बाई वाई, है ना, बाई बैंक, सॉरी बाई बाई बैंक, बैंक। हाँ वाई का अकाउंट है, बाई बैंक, बैंक टू वाई हो जाएगा, बाई बैंक, अच्छा ट्रांजैक्शन डेट
है 12th और ये 15th। अच्छा 12th ऑफ अप्रैल और 15th ऑफ मई है। अच्छा क्या इसका भी कैलकुलेशन नहीं होगा? सोचो। नहीं होगा। नहीं होगा क्योंकि ये भी हमारा जो है क्लोजिंग डेट को क्रॉस कर जा रहा है। अच्छा उसके बाद यहाँ पर देखो 15th को वाई सोल्ड गुड्स, बताओ क्या हो जाएगा? वाई ने गुड्स सोल्ड किया है, हम लोग लेकिन एक्स का अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो उस हिसाब से सोचना है, हम लोग को एक्स सोचना है खुद को। बताओ क्या होगा? वाई ने बेचा है तो एक्स ने खरीदा होगा ना, तो हम आई लोग परचेस। बाई परचेस, तो ये परचेस। 15। हाँ बाई परचेस हो जाएगा, बाई परचेस। अच्छा बाई परचेस ये हो गया 15th 5। अच्छा 15th 5 को ये भी डेट हो रहा है, सेम डेट है 15th 5 और यहाँ पर हो गया 6000, अमाउंट है 6000, तो ये भी हमारा क्लोजिंग डेट के बाहर जा रहा है तो इसका भी कैलकुलेशन नहीं करना है। अच्छा उसके बाद एक्स रिटर्न गुड्स सोल्ड बाय वाई ऑन 15th अप्रैल 2020। अच्छा 15th अप्रैल 2020 का जो गुड्स बेचा गया था, मतलब जो एक्स ने खरीदा था उसमें से कुछ रिटर्न कर रहा है 20 तारीख को, तो बताओ एंट्री क्या होगा? पहले एंट्री बताओ। परचेस रिटर्न। टू परचेज रिटर्न, रिटर्न करने से क्या होगा? क्रेडिटर कम हो जाएगा, तो फिर वाई क्रेडिटर था तो वाई डेबिट टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न। अच्छा इसका ट्रांजैक्शन डेट है 28th ऑफ अप्रैल और इसका ड्यू डेट है, ड्यू डेट कितना हो जाएगा? ड्यू डेट भी 28th अप्रैल, कुछ नहीं बोला है तो 28th अप्रैल हो जाएगा। अच्छा और इसका अमाउंट है 1000। बताओ इसका कैलकुलेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या ये क्लोजिंग डेट को क्रॉस कर रहा है? नो। नहीं, तो फिर इसका डेज कैलकुलेट करो, ये 20 अप्रैल है, ये 30th अप्रैल, तो 30 माइनस 20 कितना हो जाएगा? डायरेक्ट ही हो जाएगा, इसमें वर्किंग नोट का भी जरूरत नहीं है। 10 डेज है ना, 30 अप्रैल तक, तो ड्यू डेट से अप टू क्लोजिंग डेट 10 डेज हो गया, तो यहाँ पर 10,000 यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा मैंने क्या गलत अमाउंट लिख दिया? टू परचेज रिटर्न, ओ ये 15th मई है। हाँ ठीक ही तो लिखा है मैंने, टू परचेज रिटर्न 15th अप्रैल। ম্যাম ইনভয়েস আগেরটা ছিল 15th মে, তো আই ও গেস হ্যাঁ ইনভয়েস ডেট তো 15th ওটা মে। ওরা আই থিংক হবে হ্যাঁ ওইটাই হবে, 15th মেই হবে, এটা তো 15 হবে না। ফোরে সেল করেছিল, মানে হ্যাঁ পারচেজ করেছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ, ডিউ ডেটটা আসছে 15th অফ मई, কারণ ওটা ইনভয়েস ডেট ছিল। अच्छा 15th ऑफ मई होगा तो फिर इसका कैलकुलेशन फिर से नहीं होगा, मई जो है वो अप्रैल को क्रॉस करते हुए जा रहा है। हाँ अब ठीक है। अच्छा अब फिर 20th अप्रैल फिर से देखो, बिल्स एक्सेप्टेड बाय वाई, वाई ने बिल्स एक्सेप्ट किया था, वाई इज डिसऑनर्ड ऑन दिस ड्यू डेट, वाई ने बिल्स एक्सेप्ट किया था एक्स से, मतलब एक सोच रहा था मुझे पैसा मिल जाएगा, लेकिन पैसा मिला नहीं। ठीक है, अगर पैसा मिल जाता तो एक्स एंट्री कर देता, एक्स कैश टू बी बिल्स रिसीवेबल, लेकिन अगर पैसा नहीं मिला तब भी वो बिल्स कैंसिल हो जाएगा, जैसे चेक तो कैंसिल हो जाएगा ना, चेक अगर बाउंस हो गया मतलब डिसऑनर हो गया तो चेक तो कैंसिल होगा ही, लेकिन डेबिट किसको करेंगे? क्रेडिट दोनों केस में होगा, चाहे पैसा मिले या ना এটাই मिले। এটাই डेट, হবে। हाँ जो पार्टी जिससे पैसा मिलने वाला था यानी वाई, वाई को फिर से बोलेगा, वाई को जाके बोलेगा देखो मुझे पैसा मिला नहीं, तुम्हारा जो बिल्स है वो डिसऑनर हो गया तो हम तुमको फिर से डेबिट करते हैं क्योंकि मैंने तो तुम्हें कैंसिल कर दिया था। ठीक है, बिल्स ड्रॉ होने से डेटर कैंसिल हो जाता है, फिर बिल्स पे फोकस हो जाता है, फिर अगर बिल्स ही नहीं मिला तो फिर से डेटर को रेज करना पड़ता है, तो वाई टू बिल्स रिसीवेबल, वाई टू बिल्स रिसीवेबल, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा टू बिल्स रिसीवेबल, टू बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, और इसका डेट हो जाएगा 20th अप्रैल था शायद, हाँ 20th अप्रैल, और डिसऑनर हो गया है ड्यू डेट। अच्छा ड्यू डेट कौन सा था जो वाई ने बिल एक्सेप्ट किया था, उसका ड्यू डेट कौन सा था ये देखो, उसका ड्यू डेट कुछ बताया नहीं है, चलो कुछ बताया नहीं है तो फिर हम लोग को ওটা 20th তো अप्रैल, 20th এপ্রিল। हाँ 20th अप्रैल होगा। अब इसमें अमाउंट कितना है, कितने का बिल डिसऑनर हो गया? 5000, 5000। अब यहाँ पर 10 दिन हो जाएगा, ये देखो ये 10 डेज हो जाएगा। अच्छा ये 10 डेज हो जाने से यहाँ पर हो गया
50,000, यहाँ पर हो जाएगा 50,000। तो ये हम लोगों ने नॉर्मल जैसे करना था वैसा कर लिया। अब हम लोग रेडिंग इंटरेस्ट वाला जो पोर्शन है उसे कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट रेडिंग इंटरेस्ट लगेगा, ये 1 तारीख का ट्रांजैक्शन था, फिर 7 तारीख। तो ये देखो मैंने जैसे कहा कि ट्रांजैक्शन जिधर रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है, ट्रांजैक्शन जिधर रिकॉर्ड हुआ है उसके ऑपोजिट साइड में लिखना है। तो ट्रांजैक्शन इधर रिकॉर्ड हुआ है तो इधर लिखेंगे। डेट कौन सा होगा, जो क्लोजिंग डेट है, यानी 30 अप्रैल। लिखना क्या है, बाई साइड है तो बाई रेड इंक इंटरेस्ट, या सॉरी रेड इंक प्रोडक्ट लिखेंगे पहले, रेड इंक प्रोडक्ट, रेड इंक प्रोडक्ट एज पर कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा मतलब कैंसिलेशन के लिए, कॉन्ट्रा एंट्री हो रहा है, ठीक है, ऑपोजिट हो रहा है ना, तो इसे कॉन्ट्रा बोला जाता है। कॉन्ट्राडिक्टेड मतलब जो मिसमैच होता है। तो उसी तरह से देखो ये इधर है, डेबिट साइड अगर ट्रांजैक्शन है तो रूल्स ये है कि उसे क्रेडिट साइड में करेंगे। अगर क्रेडिट साइड होगा तो डेबिट, अभी देखेंगे ना, इधर भी है तो ये इधर आएगा। अब कैसे कैलकुलेट करना है, प्रोडक्ट करना है, कितना है अमाउंट 5,000, ठीक है। अब डेज कैलकुलेट करना है, डेज कैलकुलेट करो, जून से लेके हम लोग को जून तक का कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अप्रैल के बाद, क्योंकि जून से लेके अप्रैल तो नहीं जा सकते ना, अप्रैल के बाद ही जून में जाएंगे, तो अप्रैल 30 तक क्लोज है, तो जून का कितना दिन होगा उसके बाद, सॉरी अप्रैल के बाद तो मई आएगा, मई के बाद जून, तो मई का कितना दिन हो रहा है, जून का कितना दिन, यहाँ पर डेज कैलकुलेट करके देख। 41 डेज। 41 डेज, क्योंकि मई का हो गया 31, जून का हो गया 10, तो ये हो जाएगा 41 डेज। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 41 डेज इंटू 41 डेज। अच्छा, इंटू 41 डेज तो कितना हो जाएगा अमाउंट, यहाँ पर पहले लिखेंगे किस हिसाब से 41 डेज हुआ, क्योंकि 10 जून हुआ था ड्यू डेट, ठीक है। अच्छा, अमाउंट यहाँ पर और रिकॉर्ड नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। डेज और प्रोडक्ट को हमें फिर रिकॉर्ड करना है, जैसे, 2,05,000। हाँ, तो ये हो जाएगा 2,05,000 प्रोडक्ट, और डेज हो गया 41, ठीक है। तो यहाँ जो रिकॉर्ड नहीं हुआ उसे यहाँ रिकॉर्ड करना है, यहाँ जो रिकॉर्ड हो गया उसे यहाँ रिकॉर्ड नहीं करना है। अच्छा, अब हम लोग लाइन बाय लाइन करेंगे। 10 अप्रैल के बाद कौन सा डेट होना चाहिए, 12 अप्रैल, और उसका भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो 12 अप्रैल। तो फिर से 30 अप्रैल लिखेंगे, टू साइड है तो टू रेड इंक प्रोडक्ट कॉन्ट्रा एज पर कॉन्ट्रा, रेडिंग प्रोडक्ट एज पर कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा मतलब ऑपोजिट, फिर से हम लोग ऑपोजिट कर रहे हैं। अच्छा, तो 7,500 इंटू कितना दिन हो रहा है वो देखना पड़ेगा, तो 7,500 इंटू डेज देखना पड़ेगा। अच्छा, तो यहाँ पर डेट कितना हो जाएगा, 15 मई, 15 मई हो गया। चलो, मई से लेके हमें अप्रैल से लेके मई तक जाना है, तो अप्रैल का 30 डेज कंप्लीट हो गया, तो मई का कितना दिन हो जाएगा, फिर ये डेज कितना हो जाएगा, 15। 15 ही हो जाएगा। 15 इंटू 7,500, यहाँ पर इंटू कर रहे हैं, तो इसका इंटू कितना हो रहा है वो हमें लिखना पड़ेगा, कितना होगा 15 इंटू 7,500, ये हो गया 1,12,500, 1,12,500 हो गया कंप्लीट ये वाला, ठीक है। ये 12 तारीख हो गया, उसके बाद 12 के बाद 15 आना चाहिए, तो फिर ये इधर ही आ जाएगा ताकि मिस ना हो, इसीलिए हम डेट वाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा फिर से 30 अप्रैल, टू रेड इंक प्रोडक्ट एज पर कॉन्ट्रा। अच्छा, अब इसका डेट देख लेते हैं क्या है, 15 मई, इसमें भी सेम 15 दिन ही होगा, है ना। 66,000 to 50। अच्छा, 6,000 इंटू 15, 90,000। अच्छा, ये यहाँ तक हो गया 15 अप्रैल। फिर 20 अप्रैल, 20 अप्रैल वाला ये लिखेंगे, 20 अप्रैल का यहाँ पर 30 अप्रैल बाई साइड है तो बाई लिखना पड़ेगा, रेड इंक प्रोडक्ट एज पर कॉन्ट्रा। अच्छा, 5,000, सॉरी 1,000 इंटू यहाँ पर डेज लिखना पड़ेगा। अच्छा, ये भी वही 15 तारीख आ रहा है, 15 मई, तो ये कितना दिन हो जाएगा 15 मई, जून अप्रैल के बाद मई, 15 दिन हो रहा है। नहीं, ये कितना था, 30 अप्रैल 15, ये 1,000 था, 1,000 इंटू, हाँ 15 दिन हो गया,
15 मई है तो 1000 इंटू 15,000 हो जाएगा। हाँ 15,000 हो गया, ये 15 डेज हो गया। चलो ये वाला हो गया। अच्छा अब देख लेते, 2-3 रीडिंग इंटरेस्ट हमारा यहाँ पर हो गया। अच्छा और कुछ छूटा है क्या, देख लेते हैं। 1 2 3, इधर बाई साइड में 3 होना चाहिए। मैंने 15,000, अच्छा 1000 वाला लिख दिया, 15,000 ये वाला छूट गया क्या। अरे ये वाला छूट गया, ये पहले लिखना चाहिए था, इसको रब कर देते, रुको। ये पहले लिखना पड़ेगा ना, जो पहले है उसे पहले लिखना पड़ेगा। ठीक है चलो यहाँ पर लिख देते हैं। ये कितना हो जाएगा अमाउंट, 15,000। अच्छा ये 15,000, इसका डेज कुछ अलग होगा शायद, देख लेते हैं डेज कितना होगा। देखो कितना हो रहा है, ये 10 तारीख है, 10 ऑफ मई है, तो 10 ऑफ मई, अप्रैल के बाद से यहाँ पर 10 ऑफ मई तक कितना हो जाएगा, 30 अप्रैल खत्म, मई का पूरा 31 डेज। और ये था, ओ ये 10 ऑफ मई है तो कितना दिन होगा, 10 दिन होगा ना, 10 दिन होगा, 10, तो ये हो जाएगा 1,50,000, ये हो जाएगा 1,50,000। और लास्ट वाला फिर से वही 30 अप्रैल जो मैंने पहले लिख दिया था, बाई रेड इंक प्रोडक्ट एज पर कॉन्ट्रा 1000 इंटू, ये भी 15 हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 10 डेज, और ये हो गया 15,000, ठीक है। अच्छा यहाँ पर जो है डेट लिख देते हैं, ये 15 ऑफ मई है, ये भी 15 ऑफ मई वाला था, ठीक है। इसमें भी 10 दिन, इसमें भी 10 दिन, बस अमाउंट अलग था, इसीलिए मैंने गलती से पहले ये लिख दिया, तो एक ही बात है। अच्छा ये 15 तारीख था क्या, अरे फिर गड़बड़ कर दिया मैंने, ये 15 तारीख था, ये 10 तारीख था, देख लेते हैं एक बार। 10th ऑफ मई, 15th ऑफ मई, चलो ये 10th ऑफ मई है, ये 15th ऑफ मई, तो इसका कितना दिन हो रहा है, 15th ऑफ मई होने से इसका 15 दिन होगा, और इसका 10 दिन, ठीक है। यहाँ पर कैलकुलेशन सही किया है मैंने, यहाँ पर डेट लिखते हुए गलत किया था, 10 तारीख और ये 15 तारीख। अब हो गया, जितना भी रेडिंग इंटरेस्ट लिखना था हम लोगों ने एज पर कॉन्ट्रा लिख दिया। अब हमें क्लोज करना है, तो फर्स्ट हम लोग क्या क्लोज करेंगे, प्रोडक्ट कॉलम। तो देखते हैं किधर ज्यादा होता है, पहले प्रोडक्ट कॉलम क्लोज करना पड़ेगा। प्रोडक्ट कॉलम को क्लोज करके देखो किधर ज्यादा हो रहा है, तभी हम लोग लेजर बैलेंस कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, ये मुझे तो लगता है इधर ही ज्यादा होगा, देखो 3 लाख 2 लाख 5 इतना ज्यादा अमाउंट है, तो 3 लाख प्लस 2,05,000 प्लस 1,50,000 प्लस 15,000, तो ये कितना हो जाएगा, 6,70,000। यहाँ पर लिख देते हैं 6,70,000, यहाँ पर लिखेंगे 6,70,000, तो बैलेंस आएगा। तो 30 अप्रैल को ही लिखना पड़ेगा जो कि क्लोजिंग डेट है, टू बैलेंस ऑफ, किस चीज का बैलेंस आ रहा है, प्रोडक्ट, तो टू बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। अब माइनस करेंगे, 90,000 माइनस 1,12,500 माइनस 5 लाख, तो ये हो गया माइनस 5 लाख, अच्छा सॉरी 5 लाख नहीं, 50,000, 4,17,500 ये आ रहा है अमाउंट, ठीक है। अब ये इधर आ रहा है तो इसका मतलब इधर इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो 30 अप्रैल, क्योंकि ये डेबिट साइड आया ना, मतलब रिसीवेबल है, तो रिसीवेबल है तो इंटरेस्ट मिलेगा, तो बाई इंटरेस्ट, ठीक है, बाई इंटरेस्ट ये हो जाएगा 4,17,500 इंटू इंटरेस्ट का रेट, देखो यहाँ पर हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है 10%, और ये प्रोडक्ट मेथड जब भी करेंगे तो 1/365 होगा, ये हम लोगों ने पहले ही देख लिया है क्यों होता है, डिवाइडेड बाय 365, तो 114.38 आ रहा है, तो ये अमाउंट में जाएगा, ठीक है। ये इंटरेस्ट है तो ये अमाउंट कॉलम में जाएगा, ये रहा मेरा अमाउंट कॉलम, ये वाला, ये जो डैश यहाँ पर दिख रहा है 114.38, तो यहाँ तो कुछ नहीं आएगा, यहाँ ऑलरेडी हमारा बैलेंस हो चुका है, ये तो क्लोज हो चुका है, ठीक है। और ये डेज में तो कुछ नहीं होता है, इसका टोटल करेंगे तो 10,000 7,500 और 6,000, अच्छा प्लस 10,000 प्लस 7,500, तो इसका टोटल हो गया। इधर देखते हैं, इधर कितना, कौन सा साइड ज्यादा है वो भी तो देखना पड़ेगा, ये रहा अमाउंट का कॉलम,
देख लेते हैं, इसे एक बार छोटा कर लेते हैं, देखते हैं अमाउंट किधर ज्यादा है। इधर ज्यादा होगा, 15,000, 5,000, 20, 20 और 5, 25 और 1, 26,000, इधर ज्यादा हो रहा है तो बैलेंस इधर आएगा। ठीक है, बैलेंस इधर आ जाएगा, तो ये पहले इधर क्लोज होगा, ये ज्यादा अमाउंट है 26,000। ठीक है, तो इधर भी 26,000 आ जाना चाहिए, 26,000। अब देख लेते हैं कितना कम हो रहा है, 26,000 माइनस 26,000 माइनस 10,000 माइनस 7,500 माइनस 6,000 और माइनस 114.38, तो ये आ रहा है 2,385.62, 2,385.62, ये क्या आ गया, बैलेंस आ गया। कब का, ईयर एंड का, तो बाई बैलेंस CD, ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया, बैलेंसिंग फिगर, ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया इतना। ठीक है, अब डेज में तो कोई होता नहीं है यहाँ पर। ठीक है, वो दिख नहीं रहा है मुझे ये स्क्रीन पे, इसीलिए मैंने वहां पर लाइन लगा दी है। चलो, ऐसे इस तरह से होगा। तो रेडिंग में क्या होगा, पहला पॉइंट ये है कि क्वेश्चन हमें कभी नहीं बताएगा कि रेडिंग इंटरेस्ट हमें करना है। हम लोग को खुद देखना पड़ेगा कि अगर हमारा जो ड्यू डेट है वो हमारा क्लोजिंग ऑफ अकाउंट ईयर को, या फिर जिस डेट पे क्लोज हो रहा है, चाहे वो 30 अप्रैल हो, 31 दिसंबर, उसे क्रॉस करके जा रहा है, तो ये रेडिंग इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ड्यू डेट क्रॉस करके जा रहा है उसका डेज और अमाउंट, डेज एंड प्रोडक्ट हमें कैलकुलेट नहीं करना है। जिस तरफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा जस्ट उसके ऑपोजिट साइड हमें जो डेज और प्रोडक्ट होता है उसका कैलकुलेशन करके दिखाना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पहले प्रोडक्ट कॉलम को बैलेंस करेंगे जैसे नॉर्मली करते थे। प्रोडक्ट कॉलम को बैलेंस करने के बाद जितना अमाउंट जिधर आएगा, अगर इधर आ रहा है तो रिसीवेबल है तो इंटरेस्ट मिलेगा, तो बाई इधर हो जाएगा। और अगर इधर बैलेंस आ जाता इधर, तो फिर इंटरेस्ट इधर हो जाता, टू इंटरेस्ट। ये तो बैलेंस करने से ही तुम लोग को पता चलेगा। फिर अमाउंट कॉलम को बैलेंस करोगे, इंटरेस्ट हमेशा अमाउंट कॉलम में पुट होता है। अब इधर आया था तो इधर के अमाउंट कॉलम में हुआ, इधर आएगा तो इधर के अमाउंट कॉलम में होगा। फिर टोटल करके जिधर बैलेंस आएगा उधर बैलेंस कर देना। जैसे इसमें इधर बैलेंस आया, इधर भी आ सकता है, तो यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं जिधर बैलेंस आएगा, नॉर्मली इधर ही आता है, तो जैसे होगा उस तरह से करना है। बाकी इसमें और कोई नया रूल्स नहीं है। अच्छा, और एक नया पॉइंट है यहाँ पर, देखो ये क्या है, रेडिंग इंटरेस्ट, इसे हमें इस तरह से करना है। अब जैसे हम लोगों ने फर्स्ट दिन पढ़ा था ना कि बैंक के साथ अपने कस्टमर का अकाउंट करेंट मेंटेन होता है, तो बैंक किस तरह से अपना अकाउंट करेंट मेंटेन करेगा उसके ऊपर हमें यहाँ एक कैलकुलेशन दिया हुआ है। देखो, दिस मेथड, इस मेथड को क्या बोला जाता है, और एक नाम भी है तो इसे पता कर लो। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज पीरियोडिक बैलेंस मेथड। ये देखो, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट करेंट बाय मींस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस इन केस ऑफ बैंक। बैंक जब प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस मेथड यूज करता है तो किस तरह से करेगा, तो इसका और एक नाम भी है पीरियोडिक बैलेंस मेथड, is usually adopted in case of bank where the balances of accounts is taken out after every transaction। मतलब देखना, हम लोग पासबुक अपना अपडेट करवाने जाते हैं ना कभी कभी, तो रेगुलर तो वो लोग नहीं करके देता है, अगर हम लोग पीरियोडिकली करवाना चाहे तो करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, हमें पासबुक में देखना लिखा हुआ रहता है कि इतना पैसा विथड्रॉ इस डेट पे हुआ था, फिर बैलेंस इतना बचा, फिर इतना पैसा डिपॉजिट हुआ था तो ऐड होके बैलेंस इतना हो गया। तुम लोग आज पासबुक ओपन करके देखना, अभी तुम लोग जो फॉर्मेट से सीखोगे ना, बैंक यही वाला फॉर्मेट तुम लोग को पासबुक में अपडेट करके देता है। सेम ऐसे ही कॉलम रहता है और वहां पर लिखा हुआ रहता है, और वहां पर तो कौन से ब्रांच से कहां से, मतलब जैसे मान लो एटीएम से पैसा निकाल रहे हो तो कहां पर, कौन से एटीएम से, कौन से ब्रांच से निकाल रहे हो, मतलब उसका एड्रेस वगैरह वो सब भी लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो मतलब छोटा सा करके एक कॉलम रहता है, वहां पर लिखा हुआ रहता है कि यहाँ से पैसा विथड्रॉल हुआ है, या फिर मान लो पेटीएम के थ्रू से पे कर रहे हो, या फिर फोन पे, जो भी हो, तो वो वाला भी ना लिख देता है कि यहाँ से ये इतना पैसा विथड्रॉल हुआ है, थ्रू इससे विथड्रॉल हुआ है, इतने ट्रांजैक्शन आईडी से विथड्रॉल हुआ है, या फिर मान लो ऑनलाइन पे पेमेंट कर रहे हो कुछ फ्लिपकार्ट को, इसको उसको, तो उसमें भी तुम लोग को वो दिखाएगा। वही सारा चीज यहाँ पर आज तुम लोग करोगे। इन दिस केस द नंबर ऑफ डेज, यहाँ पर कैसे कैलकुलेशन करना है, नंबर ऑफ डेज यहाँ भी कैलकुलेशन करना है, बिकॉज प्रोडक्ट मेथड, और प्रोडक्ट मतलब ही क्या, डेज इनटू अमाउंट। तो नंबर ऑफ डेज कैसे कैलकुलेट करना है, रिटन अगेंस्ट ईच ट्रांजैक्शन, हर एक ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट में नंबर ऑफ डेज लिखना पड़ेगा, जैसे हम लोग अभी अकाउंट करंट में लिख रहे थे अभी तक। और बोल रहा है कि कैसे लिखना है, ईच ट्रांजैक्शन आर द डेज काउंटेड। अब इसका काउंटिंग कैसे होगा, फ्रॉम इट्स डेट और ड्यू डेट टू द डेट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। मतलब मान लो आज तारीख क्या है, आज
5/4, ठीक है, मतलब 5th ऑफ अप्रैल है आज जो ट्रांजैक्शन हुआ। उसके बाद सपोज अगर ट्रांजैक्शन 10th अप्रैल को होता है तो डेज इस तरह से काउंट होगा, 5th अप्रैल से 10th अप्रैल के अंदर का जो गैप है उस गैप का डेज काउंट होगा। ये देखो, डेज आर काउंटेड फ्रॉम इट्स ड्यू डेट और ड्यू डेट, मतलब या तो ट्रांजैक्शन डेट, अगर ड्यू डेट होगा तो ड्यू डेट, ठीक है, ट्रांजैक्शन या फिर ड्यू डेट, टू द डेट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। इसके बाद का ट्रांजैक्शन कब है, 10 तारीख का, तो फॉलोइंग ट्रांजैक्शन तक का हमें डेज कैलकुलेट करना है। जैसे यहां पर हो जाएगा 5 दिन और जो अमाउंट होगा उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन द केस ऑफ द लास्ट ट्रांजैक्शन, लेकिन जो लास्ट ट्रांजैक्शन होगा, मतलब जिस पीरियड के लिए हम लोग ये अकाउंट प्रिपेयर, जैसे मान लो 30th अप्रैल तक का कर रहे हैं और 30th अप्रैल का एक लास्ट ट्रांजैक्शन, उसके बाद कोई फॉलोइंग ट्रांजैक्शन नहीं है, तो उसमें नंबर ऑफ डेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? द नंबर ऑफ डेज इज काउंटेड टू द क्लोज ऑफ द पीरियड, जब क्लोज हो रहा है उस डेट तक। मान लो अगर 25th अप्रैल का है तो उसके फॉलोइंग डेट और कुछ नहीं है, तो फिर 30 अप्रैल तक करेंगे क्योंकि क्लोजिंग डेट 30 अप्रैल है। और अगर 30 अप्रैल का ही एक ट्रांजैक्शन डेट है तो फिर 0 डेज हो जाएगा, क्योंकि 30 से लेके 30 नो डेज आर लेफ्ट, तो फिर ये 0 डेज हो जाएगा। लास्ट ट्रांजैक्शन का अगर हमें फॉलोइंग डेट ढूंढना है तो हमें क्लोजिंग डेट लेना पड़ेगा उस पीरियड का, ठीक है, तो क्लोजिंग डेट हम लोग ले लेंगे। तो यहां पर इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब फिर क्या बोला है, देखो, ईच अमाउंट इज मल्टीप्लाइड विथ नंबर ऑफ डेज, वो तो हमें पता ही है। प्रोडक्ट में क्या करना है, डेज कैसे कैलकुलेट करना है पहले इन लोगों ने बता दिया। अब सारा अमाउंट को नंबर ऑफ डेज के साथ कैलकुलेट करेंगे तभी तो प्रोडक्ट मेथड अवेलेबल होगा। इफ द अमाउंट रिप्रेजेंट ए डेबिट बैलेंस, अब अमाउंट का डेबिट क्रेडिट दो बैलेंस होगा, क्यों? जब हम लोग बैंक में पैसा डालते हैं तो तुम लोग बता सकते हो क्या एंट्री होगा? बैंक में पैसा डिपॉजिट किए हैं तो क्या एंट्री होगा, अगर ड्रॉ किए हैं तो क्या एंट्री होगा, बताओ। डिपॉजिट बैंक टू कैश। डिपॉजिट में बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ये कस्टमर के तरफ से हो गया। और ड्रॉइंग्स जब करेंगे कस्टमर के तरफ से तो उल्टा, है ना, कैश कैश टू बैंक, ठीक है, ये हो गया। हम लोग ऐसे कस्टमर ये एंट्री कर सकते हैं अपने कैश बुक में अगर हम लोग बैंक में पैसा डाल रहे हैं या फिर बैंक से पैसा निकाल रहे हैं। लेकिन बैंक के लिए ना हमेशा पब्लिक का जो पैसा होता है वो लाइबिलिटी होता है, क्योंकि हम लोग अपना पैसा बैंक के पास रख रहे हैं, हमें सिक्योर लगता है और बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, इसलिए हम लोग बैंक में अपना पैसा रखते हैं, ठीक है। हम लोग अपना पैसा दे रहे हैं, इसलिए हमारा कैश क्रेडिट हो जाता है, क्योंकि कैश एक क्या है, रियल अकाउंट है, तो कैश मेरा क्रेडिट होता है, क्योंकि डिपॉजिट करने पे मेरे पास से पैसा चला जाता है और ड्रॉ करने पे मेरे पास पैसा आ जाता है। तो व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट, इस कंसेप्ट में ये हो रहा है। और ये जो बैंक डेबिट या क्रेडिट होता है ये पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। लेकिन ये तो गया हमारे सोच के हिसाब से। बैंक अपने सोच के हिसाब से वो क्या बोलता है, बैंक बोलता है कि पब्लिक का पैसा रखना तो मेरे लिए रिस्की है ना, लेकिन हम ये रिस्क ले रहे हैं क्योंकि हमारा बैंकिंग सिस्टम इंडिया का अच्छा है, तो हम लोग सेफ फील करते हैं बैंक में रखने के लिए। तो बैंक के लिए पब्लिक का पैसा क्या होता है पता है, लाइबिलिटी होता है। किसी और का चीज रखना हमेशा लाइबिलिटी होता है, चाहे वो पैसा हो चाहे कुछ और हो, तो बैंक के लिए वो पैसा होता है लाइबिलिटी। तो जब हम लोग पैसा डिपॉजिट करेंगे ना, बैंक उसे क्रेडिट करेगा कि मेरा लाइबिलिटी बढ़ गया, और जब हम लोग पैसा निकाल लेंगे ना तो बैंक उसे डेबिट करेगा, क्योंकि बैंक को लगेगा मेरा लाइबिलिटी कम हो गया। तो हम लोग को बैंक के हिसाब से भी सोचना है, क्योंकि ये बुक जो है वो बैंक मेंटेन करेगा, ठीक है। जैसे अभी तक हम लोग जो अकाउंट करेंट बना रहे थे वहां दोनों में ट्रांजैक्शन हो रहा था, यहां भी देखो दोनों में ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, बैंक और कस्टमर दोनों में ट्रांजैक्शन हो रहा है, लेकिन बुक्स कौन बना रहा है, बैंक बना रहा है। तो बैंक के लिए दूसरे का पैसा रखना लाइबिलिटी और दूसरे का पैसा दे देना मतलब वो ड्रॉ कर लेता है तो उस केस में वो एज मतलब लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाता है, तभी डेबिट होगा। मतलब हम लोग का जस्ट उल्टा, हम लोग का जस्ट उल्टा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बोल रहा है इफ द अमाउंट रिप्रेजेंट ए डेबिट बैलेंस द प्रोडक्ट इज एंटर्ड इन द डेबिट प्रोडक्ट कॉलम, अगर डेबिट बैलेंस होगा तो डेबिट प्रोडक्ट कॉलम में देंगे, अभी वो देख लेते हैं कैसे होता है। एंड इफ रिप्रेजेंट ए क्रेडिट बैलेंस देन रिटर्न इन द क्रेडिट प्रोडक्ट कॉलम, ये अभी नहीं समझ में आएगा, प्रैक्टिकली करोगे तो ये पता चल जाएगा। द डेबिट प्रोडक्ट एंड क्रेडिट प्रोडक्ट कॉलम आर देन टोटल्ड अप, फिर टोटल करना पड़ेगा। द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन ईच टोटल एट द गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नेट इंटरेस्ट इज एसर्टेन, ये अभी समझा देंगे जब करेंगे। if the interest is payable to the customer it will appear as by interest, and if the interest is due from the customer it will appear as to interest, ये तो होगा ही, ये तो होगा ही ना।
देखो ये तो होगा ही। अगर हम लोग अगर बैंक, क्योंकि हम लोग बैंक के हिसाब से सोच रहे हैं, बैंक को अगर इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, तो बैंक क्या करेगा, टू इंटरेस्ट, बिकॉज ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो इफ इट इज ड्यू फ्रॉम कस्टमर, यानी कस्टमर से अगर बैंक को इंटरेस्ट मिलेगा तो बैंक बोलेगा टू इंटरेस्ट, मुझे मिलेगा पैसा, कस्टमर डेबिट टू इंटरेस्ट। और अगर कैलकुलेट करके ये देखा गया कि बैंक को कस्टमर को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो उस केस में बैंक बोलेगा मेरा एक्सपेंसेस है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। और इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट मतलब है बाई इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट मतलब टू इंटरेस्ट। बाई हमें नहीं दिखता है, टू हमें दिखता है, बिकॉज हम लोग का एंट्री लिखने का पैटर्न यही होता है, बाई मत लिखो टू लिखो। तो ये इस तरह से हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। बाकी ये जो बोला है ना कि प्रोडक्ट को किस तरह से डेबिट कॉलम क्रेडिट कॉलम, ये अभी हम लोग प्रैक्टिकली देखो ना, अभी समझ जाएंगे कि क्या होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। आज तुम लोग अपना पासबुक निकाल के देख सकते हो, उसमें इसी तरह से लिखा हुआ रहेगा। अगर तुम लोग का बैंक अकाउंट है, किसी का तो होगा, तुम लोग का भी अगर नहीं भी है तो घर पे किसी ना किसी का तो होगा ही। ये देखो यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2nd of January 2020 विनोद ओपनड ए करेंट अकाउंट विद इलाहाबाद बैंक। विनोद ने करेंट अकाउंट ओपन किया है इलाहाबाद बैंक से, ठीक है। अच्छा, इलाहाबाद बैंक पे ये करेंट अकाउंट का बात किया जा रहा है। एंड डिपॉजिटेड ए सम ऑफ 30,000, तो 30,000 करेंट अकाउंट में रखा है, ठीक है। तो तुम लोग पासबुक में भी इस तरह का ट्रांजेक्शन लेकिन देख सकते हो, ऐसा नहीं कि करेंट अकाउंट रहेगा तभी होगा। वो जो डेबिट क्रेडिट वाला कंसेप्ट है ना कि किस तरह से टू और बाई होता है, वो तुम लोग देख सकते हो। अब देखो यहाँ पर बोला है 30th को 30,000 डिपॉजिट कर दिया, उसके बाद कुछ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन यहाँ पर बताया है। देखो फर्दर डिपॉजिट 3 टाइम किया है, एक 15th ऑफ जैन, एक 12th ऑफ मार्च और एक 10th ऑफ मई, इतना 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 डिपॉजिट किया है। और विदड्रॉ मतलब पैसा निकाला है 15th फेब, 10th अप्रैल, 15th ऑफ जून को। अच्छा, उसके बाद सो विनोद्स अकाउंट इन द लेजर ऑफ, देखो क्या बोला है, सो विनोद्स अकाउंट इन द लेजर ऑफ इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक अपना कस्टमर का अकाउंट मेंटेन करता होगा, कस्टमर कौन है, विनोद, तो इलाहाबाद बैंक ने विनोद का भी अकाउंट मेंटेन किया होगा, वो हमें दिखाना है, मतलब हम लोग को खुद को बैंक ट्रीट करना है। अब क्या बोला है, इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड एट 5% ऑन द डेबिट बैलेंस। अगर डेबिट बैलेंस होता है तो इंटरेस्ट 5% लगेगा, एंड 2% ऑन क्रेडिट बैलेंस, अगर क्रेडिट बैलेंस होता है तो 2% लगेगा, ठीक है। द अकाउंट टू बी प्रिपेयर एज ऑन 30th जून 2020, कब तक का प्रिपेयर करना है, 30th जून तक का, ठीक है। कैलकुलेशन में बी मेड करेक्ट टू द नियरेस्ट रुपीज। अच्छा, अगर कुछ पॉइंट आता है तो हम लोग नियरेस्ट रूपी तक का कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एज्यूम करना है 1 साल मतलब 365 दिन, 1 ईयर इक्वल टू 365 ईयर। अब देखो यहाँ पर बताया ना, देखो जब कौन सा बैलेंस होगा, 5%, डेबिट बैलेंस होगा 5%, और क्रेडिट बैलेंस होते ही क्या हो जाएगा, 2%, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस कब होगा, जब कस्टमर पैसा डिपॉजिट करेगा। और पता है ना तुम लोग को, बैंक क्या करता है, बैंक जब पैसा डिपॉजिट हम लोग रखते हैं तो इंटरेस्ट कम देता है, ठीक है। और अगर हम लोग उससे पैसा लेते हैं, मतलब अगर हमारा जो बैलेंस है वो नेगेटिव हो जाता है, या फिर हमारा बैलेंस जो है हम लोग ज्यादा ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में हमें क्या होगा, इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा। लोन के केस में भी देख सकते हो, लोन लेते हो तो बैंक क्या करता है, इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करता है, जबकि हम लोग जब डिपॉजिट करते हैं हमें कम देता है। वही तो बैंक का बेनिफिट है, ये जो गैप होता है ना इसका, यही तो बैंक का बेनिफिट होता है कि बैंक हमसे पैसा लेता है, हमें बहुत कम रिटर्न देता है, लेकिन हम लोग सेफ फील करते हैं तभी उसे रखते हैं, क्योंकि बाकी जगह पे रिस्क होता है। तो यहाँ रिस्क ज्यादा बेयर करोगे तो बेनिफिट भी ज्यादा होगा। बैंक में रिस्क कम है तो बेनिफिट भी कम है। बैंक वो पैसा मार्केट में खुद इन्वेस्ट करता है, ज्यादा रिटर्न कमाता है और हम लोग को कम देता है। बैंक का टारगेट रहता है कस्टमर से अगर मिलेगा तो ज्यादा ले लो और कस्टमर को देना है तो कम दे दो, ठीक है। इसी तरह से बैंक अपना बिजनेस करता है। अब ये डेबिट क्रेडिट भी तुम लोग समझ जाओगे कि कैसे हो रहा है, देखो। अच्छा, पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग टाइप में होगा, जैसे बैंक का अकाउंट होता है उस तरह से, मतलब बैंक का जो पासबुक का जैसा फॉर्मेट होता है ना, बिल्कुल उसी टाइप में थोड़ा सा होगा। ये देखो इलास्ट्रेशन, ये 8 हो गया। विनोद करेंट अकाउंट विथ इलाहाबाद बैंक। डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट,
क्रेडिट, फिर डेबिट और क्रेडिट। ये एक डेट का कॉलम बन जाएगा, ये पर्टिकुलर्स, एक डेबिट कॉलम, एक क्रेडिट कॉलम, एक डेबिट और क्रेडिट कॉलम, फिर बैलेंस, फिर डेज, डेबिट प्रोडक्ट, क्रेडिट प्रोडक्ट। डेबिट प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट का डेबिट और क्रेडिट प्रोडक्ट। अच्छा, देखो सबसे पहले पैसा डिपॉजिट किया गया है 2 जैन को, तो पहला ट्रांजैक्शन डेट हो जाएगा, ईयर तो 2020 है शायद, हाँ 2020 है, 2020। अच्छा, डेट है जैन, 2 जैन, यानी जैन 2, इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग प्रेजेंटेशन। अच्छा, पैसा डिपॉजिट हुआ है, बैंक के पास पैसा डिपॉजिट हुआ है, कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ है? 30,000। तो कैसे लिखेंगे? बैंक क्या एंट्री करेगा? बैंक बोलेगा इस तरह से है, बाई कैश, बाई कैश अकाउंट, ठीक है, बैंक बोलेगा बाई कैश। नॉर्मली हम लोग क्या एंट्री करते हैं? हम लोग बोलेंगे टू कैश, हम लोग बोलेंगे ना, हम लोग का अगर कस्टमर है तो हम लोग बोलेंगे बैंक में पैसा डिपॉजिट किया। तो विनोद क्या एंट्री करेगा? विनोद एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, विनोद एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन बैंक के पास तो पैसा आ रहा है, तो बैंक क्या बोलेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू विनोद। बोलो, ये ऑपोजिट बोलेगा ना, उसको तो ऑपोजिट ही बोलना पड़ेगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू विनोद, तो बाई कैश, तो यहाँ पर पर्टिकुलर में उसे लिखना पड़ेगा बाई कैश। अब बताओ कितना अमाउंट है? 30,000। अब डिपॉजिट क्या है तो बताओ, बैंक का क्या लाइबिलिटी बढ़ गया ये 30,000 लेके? क्या बैंक का पैसा था या किसी और का पैसा है? किसी और का क्रेडिट। क्रेडिट होगा। इस रेस्पेक्ट में हमें सोचना है, किसी और का पैसा रखना बैंक के लिए लाइबिलिटी है, हम लोग खुद बैंक है अभी फिलहाल, ठीक है। अच्छा, तो 30,000 क्रेडिट में लिखेंगे। ये कॉलम किस लिए? ये बताने के लिए, देखो 30,000 क्रेडिट साइड, तो बैलेंस कितना हो गया? 30,000। अब ये कैसा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस, इसीलिए क्रेडिट। पहले इसमें लिखेंगे फिर इसमें लिखेंगे, पहले इसमें लिखेंगे फिर इसमें लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब कैसे काउंट करना है? अभी हम लोगों ने सीखा था ट्रांजैक्शन डेट से फॉलोइंग ट्रांजैक्शन डेट तक। तो फॉलोइंग ट्रांजैक्शन डेट कौन सा है? देखो जैन, मार्च, मई, फेब, अप्रैल, तो जैन 15 जैन, तो जैन 15। तो बताओ 2 तारीख से लेके 15 तारीख कितना दिन होता है? वो डेज यहाँ पर लिखना है, ये रूल्स है, हम लोगों ने अभी पढ़ा था। तो 2 तारीख से लेके 15 तारीख कितना दिन होगा? जनवरी 2 से लेके जनवरी 15, 15 - 2 करो, 2 तारीख से 13, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमें अभी बताया गया था कि बैंक कैसे अपना डेज कैलकुलेशन करता है, कि जो ट्रांजैक्शन डेट है उससे लेके नेक्स्ट फॉलोइंग ट्रांजैक्शन डेट तक, तो 2 और यहाँ पर 15, इसलिए मैंने ये वाला डेट लिख लिया, डेज हो गया। अच्छा, अब प्रोडक्ट करो, 30,000 इंटू 13 तो हो जाएगा 3,19,000, 13 इंटू 3 39 होता है। अच्छा, अब क्रेडिट बैलेंस है तो प्रोडक्ट किधर लिखना पड़ेगा? क्रेडिट में 3,90,000 ये हो गया। क्रेडिट में क्यों लिखा? क्योंकि क्रेडिट बैलेंस था, क्रेडिट बैलेंस का प्रोडक्ट क्रेडिट प्रोडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 15 तारीख आएगा, ठीक है। डिपॉजिट किया है तो बताओ, डिपॉजिट करने से फिर से क्या लिखना पड़ेगा? बैंक का लाइबिलिटी बढ़ गया या नहीं बढ़ा? बैंक का लाइबिलिटी बढ़ गया ना। फिर से विनोद ने फिर से डिपॉजिट किया 15 जनवरी को, कितना? 12,000। बताओ डेबिट में लिखे या क्रेडिट में लिखे? कहां लिखना चाहिए? बोलो कोথায় लिखो। सुन रहे हो ना तुम लोग? बताओ कहां पर लिखे। क्रेडिट में लिखेंगे, क्योंकि फिर से डिपॉजिट हुआ है तो लाइबिलिटी बढ़ेगा, क्रेडिट में लिख दिए तो ये क्रेडिट हो गया।
तो 30,000 और 12,000, तो टोटल बैलेंस बताओ कितना हुआ। अभी बैंक में विनोद के अकाउंट में कितना पैसा जमा हुआ है, बताओ टोटल, बताओ बैंक में विनोद के अकाउंट में कितना पैसा जमा हुआ है। राजू, स्नेहाशीष, निबिड़, कुछ नहीं बता रहे हो तुम लोग, बताओ कितना अकाउंट में कितना पैसा जमा हुआ है। फिर से अगर 12,000 डिपॉजिट हुआ है, लाइबिलिटी बढ़ गया है, तो 30,000 और था और 12,000 था, टोटल कितना बैलेंस हो गया है। 42,000। अब ये बैलेंस क्रेडिट होगा कि नहीं होगा, मैंने पहले ही लिख दिया, चलो एक बार मिटा देते। बताओ क्रेडिट होगा ना, क्योंकि पैसा जमा हुआ है, क्रेडिट। अब ट्रांजैक्शन डेट से, ये ट्रांजैक्शन से नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, नेक्स्ट 15 जनवरी के बाद कौन सा डेट आएगा, यहां से देख के बताओ सही तरीके से। 15 जनवरी के बाद कौन सा डेट आना चाहिए, बताओ। 15 फरवरी। 15 फेब, करेक्ट, 15 ऑफ फेब आएगा, फेब 15। अब बता दो डेज कितना होगा, 15 जैन से लेके 15 फेब तक का डेज कितना होगा। अब फेब, हाँ बताओ कितना होगा, यहाँ पर फेब का तो कोई मतलब नहीं है, 2800 2900, ऐसे भी 365 बोला है, 28 दिन ही होगा। बताओ 31 माइनस 15 करोगे, पहले जैन के लिए कितना दिन काउंट करोगे, 31 माइनस 15 16 दिन, और फरवरी का 15 दिन, तो कितना हो जाएगा, 16 और 15 कितना हो गया, कितना दिन हो रहा है बताओ। यहाँ पर हम दिखाते हैं, देखो इस तरह से होगा ना, जैन का कितना दिन बच रहा है, जैन का 31 माइनस 15 जितना आएगा, जितना आएगा, प्लस फेब का 15, ये कितना आता है 16, 31, ठीक है 31। अब इंटू करो, 31 इंटू 42,000। अब क्रेडिट बैलेंस है तो प्रोडक्ट भी क्रेडिट होना चाहिए, तो कितना हो जाएगा 13 लाख 2,000 हो गया। अच्छा, नेक्स्ट 15th ऑफ फेब आएगा, मतलब विदड्रू 26,000। बताओ विदड्रू होने से क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 2 होगा, समझ ही रहे हो, पैसा चला जा रहा है तो लाइबिलिटी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो यहाँ पर टू सेल्फ लिखा जाता है, टू सेल्फ, ठीक है, मतलब खुद पैसा निकाला है अपने अकाउंट से, तो सेल्फ बोल के लिखा हुआ आता है। तो 26,000 निकाल लिया है। चलो बताओ डेबिट में लिखे या क्रेडिट में, बैंक क्या करेगा, जैसे ही विनोद पैसा निकालेगा तो क्या लिखेगा, डेबिट 26,000 डेबिट में लिखेगा, क्रेडिट में तो कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, तो 42,000 टोटल था, उसमें से 26,000 निकल गया, कितना बचेगा 16,000। 16,000। अब ये 16,000 का क्या बैलेंस है, डेबिट है या क्रेडिट है, क्रेडिट। क्रेडिट, क्योंकि अभी भी तो बैंक के पास उसका पैसा पड़ा हुआ है विनोद का, तो बैंक का लाइबिलिटी है, कम हो गया है, 16,000 हो गया 42,000 से, बस। अब फिर से ट्रांजैक्शन डेट, फेब के बाद कौन सा आएगा, फेब के बाद फेब तो और कुछ नहीं है, फिर मार्च आना चाहिए, 12th ऑफ मार्च, तो मार्च 12। तो बताओ डेट कितना हो जाएगा, फेब का 15, तो फेब का एक चीज देख सकते हो तुम लोग, वहां पर 365 बोल के रखा है, ठीक है, तो फेब का 28 माइनस 15 लेना पड़ेगा, 29 नहीं लेंगे, जबकि 2020 लीप ईयर था, ठीक है 2020 हमारा लीप ईयर था, बट वो नहीं लेना है, क्योंकि हमें बोला है 1 ईयर इक्वल टू 365 मान लो, तो ठीक है जो क्वेश्चन बोलेगा वो तो फॉलो करना है। 13 दिन फेब का, और मार्च का कौन सा डेट था, मार्च का है 12, तो कितना हो जाएगा 12 और 13, 3 2 5 और 1 2 25, 25 डेज, तो 25 डेज यहाँ पर लिखेंगे, तो 25 इंटू 16,000, ये हो जाएगा 4 लाख, तो ये भी क्रेडिट बैलेंस का क्रेडिट प्रोडक्ट होगा। अच्छा, नेक्स्ट देखो, उसके बाद ये मार्च वाला होगा, 12th ऑफ मार्च डिपॉजिट हुआ है, तो फिर ये अब तो हम लोग समझ ही गए हैं इसका क्या लिखना है और किधर लिखना है। 12th मार्च का हो जाएगा बाई कैश, क्रेडिट होगा क्योंकि पैसा जमा हुआ है, तो 16,000 क्रेडिट था और 8,000 डिपॉजिट हो चुका है, तो टोटल डिपॉजिट बनता है 24,000, और ये क्रेडिट बैंक के लिए लाइबिलिटी, ठीक है। अच्छा, 12 मार्च के बाद कौन सा डेट आ जाएगा, मार्च के बाद अप्रैल आना चाहिए, 10th अप्रैल, तो अप्रैल 10, ठीक है। अब इसका डेज बता दो, अप्रैल 10 तक का डेज क्या होगा, 12 मार्च, तो मार्च 31 का होता है, 31 माइनस 12 करेंगे तो वहां पर 19 दिन मार्च, और 10 दिन अप्रैल का, तो ये 29 डेज हो जाता है।
29 इंटू 24,000, तो ये अमाउंट बनेगा 6,96,000 जो कि क्रेडिट प्रोडक्ट होगा, क्योंकि क्रेडिट का बैलेंस है। ठीक है, क्रेडिट आया ना 24,000, तो उसी तरह से अब 10th ऑफ अप्रैल में विदड्रॉ करके रखा है 30,000, विदड्रॉ करने पे टू सेल्फ लिखना पड़ता है। कितना विदड्रॉ किया है? 30,000, तो फिर किधर लिखेंगे? लाइबिलिटी बैंक का कम हो जाएगा, बैंक डेबिट साइड में लिखेगा 30,000। ठीक है, अच्छा 24,000 था, इसने 30,000 निकाल लिया। ठीक है, 24,000 था, 30,000 निकाल लिया, तो बैलेंस कितना बचेगा? मतलब नेगेटिव बैलेंस 6,000। अब नेगेटिव बैलेंस मतलब क्या बैलेंस हो जाएगा बैंक के लिए? बैंक का तो लाइबिलिटी खत्म हो गया, लेकिन लाइबिलिटी तो अब कस्टमर का बन गया ना। 24,000 था, 30,000 निकाल लियो, ओवरड्राफ्ट हुआ है। ठीक है, तो ओवरड्राफ्ट मतलब क्या? जितना पैसा है उससे ज्यादा नहीं, ये करेंट अकाउंट में हम लोग कर सकते हैं, उस पर इंटरेस्ट लग जाता है। तो 30,000 निकाल लिया, जबकि अवेलेबल 24,000 था, 6,000 का नेगेटिव बैलेंस कर दिया है विनोद ने बैंक में। बैंक क्या सोचेगा? उसका लाइबिलिटी तो 24,000 तक ही था, वो खत्म हो गया, तो फिर 6,000 उसके लिए, बैंक के लिए क्या हो गया? बैंक ने तो लोन दे दिया ना उसे, कैसे निकाल पाया? था ही नहीं पैसा, तो बैंक ने दिया लोन, इंस्टेंट लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट। बताओ ये क्या बैलेंस होगा? 6,000 क्या बैलेंस होगा? डेबिट डेबिट डेबिट, 6,000 डेबिट बैलेंस हो गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन डेट के हिसाब से हमें देखना पड़े, अप्रैल मई, 10th ऑफ मई, तो 10th ऑफ मई डेज काउंट करके बताओ। अप्रैल के बाद 10th ऑफ मई, तो अप्रैल 10 मतलब 30 माइनस 10, क्योंकि अप्रैल 30 डेज का होता है, फिर मई 10 डेज का, तो अप्रैल का 20 दिन, मई का 10 दिन, 30 डेज हो रहा है। ठीक है, 30 इंटू 6,000, 30 इंटू 6,000 हो गया 1,80,000। बैलेंस किधर लिखे बताओ? डेबिट है ना, तो डेबिट, ये डेबिट कॉलम है प्रोडक्ट का और एक क्रेडिट कॉलम है, तो 1,80,000 ये इधर चला जाएगा, जिधर जैसे हो रहा है वैसे जाएगा, सिंपल। अच्छा 10th ऑफ मई, 10th ऑफ मई का क्या है देखो, 16,000 डिपॉजिट, तो बाई कैश। 16,000 डिपॉजिट किया है तो क्रेडिट, लाइबिलिटी बढ़ रहा है बैंक का। 6,000 नेगेटिव था, बताओ बैलेंस कितना होगा? नेट करके बताओ। नेगेटिव 6,000 करके रखा था बैंक में विनोद ने, और विनोद ने 16,000 डिपॉजिट किया, तो क्या उसके अकाउंट में 16,000 शो करेगा या बैंक अपना 6,000 काट लेगा? 10,000 10,000 शो करेगा, 16,000 तो शो नहीं कर सकता, 10,000 शो करेगा, बैंक अपना 6,000 काट लेगा। अब ये 10,000 जो शो कर रहा है, ये क्रेडिट है या डेबिट है? बैंक के लिए फिर से क्या बन गया? फिर से लाइबिलिटी, क्रेडिट हो गया। चलो मई के बाद यहाँ पर जून, लास्ट 15th ऑफ जून, तो जून 15 डेज काउंट करो। मई 10 तारीख तक, मतलब मई कितने का होता है? मई होता है मार्च अप्रैल, अप्रैल 30 का होता है, मई 31 का होगा, तो 31 माइनस 10, मई और जून का 15, तो ये हो गया 36 डेज। तो 36 इंटू 10,000 जो कि क्रेडिट है, तो इधर इधर आएगा, ये क्रेडिट वाला कॉलम है, तो 36,000, 36,000। अच्छा ये बन गया। अच्छा जून 15, जून 15 में 14,000 विदड्रॉल, तो टू सेल्फ विदड्रॉल हुआ है कितना? 14,000, तो विदड्रॉल मतलब डेबिट, तो ये डेबिट में 14,000। ठीक है, तो 10,000 था, फिर से देखो लोन ले लिया, 10,000 था, बैलेंस अवेलेबल 14,000 ड्रॉ कर लिया, तो बताओ नेट बैलेंस यहाँ पर कितना दिखेगा? 4,000 4,000। ये नेगेटिव दिखेगा, नेगेटिव दिखाने के लिए बैंक क्या सोचेगा? मेरा लाइबिलिटी खत्म, 10,000 दिया था इसने, 10,000 अपना निकाल लिया, हाँ डेबिट। ठीक है, डेबिट हो जाएगा। अच्छा अब ये डेज कहाँ तक कैलकुलेट करेंगे? ये डेज कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि 15 जून के बाद हमारे पास कोई ट्रांजैक्शन डेट नहीं है। तो रूल्स ये है कि हम लोग जिस दिन, जिस टाइम पीरियड तक का अकाउंट्स बना रहे हैं, तो उस डेट को हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर हम लोग ये डेज जो है 30 जून तक कैलकुलेट करेंगे। 30 जून, तो 15 जून से 30 जून 15 दिन ही होगा, 15 जून से 30 जून 15 दिन, तो 15 इंटू 4,000 60,000, तो ये डेबिट है, तो यहाँ पर लिखेंगे 60,000। हो गया बस, और तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। अब हमें क्लोज करना है, तो क्लोज करने का रूल्स है, हम लोग प्रोडक्ट कॉलम को टोटल कर लेंगे, क्योंकि अब तो सारा चीज प्रोडक्ट के हिसाब से ही होगा। तो प्रोडक्ट कॉलम को हम लोग टोटल करेंगे और देखेंगे डेबिट कितना प्रोडक्ट है और क्रेडिट कितना प्रोडक्ट है। तो पहले प्रोडक्ट कॉलम का टोटल करो, तो ये तो दो ही है, 1,80,000 और 60, तो ये हो गया 2,40,000।
और यहाँ पर है 3,90,000, 1302, फिर 30, 13,02,000, 4,00,000, 6,96,000, 36,000। अच्छा ये हो गया 36 नहीं, अच्छा ये 3,60,000 है क्या? 36 इंटू 10,000 तो 36 और 40, ये 3,60,000 होगा। अच्छा 31,48,000, यहाँ पर मैंने गलत लिखा था, तो 31,48,000, ठीक है। तो उसने अपना डेबिट बैलेंस इतना रखा है बैंक में और क्रेडिट बैलेंस इतना रखा है। अब हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट इंटू इंटरेस्ट रेट इंटू नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाई 365। लेकिन प्रोडक्ट मेथड में नंबर ऑफ डेज करने का जरूरत नहीं, वो तो पहले ही हो चुका है। तो ये हो गया ऑलरेडी अमाउंट इंटू नंबर ऑफ डेज। बस हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। और इंटरेस्ट कितना कितना कैलकुलेट करना है ये देखो, हमें क्वेश्चन में ना बता दिया था। ये देखो कि डेबिट बैलेंस पे कितना करेंगे। ये देखो इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड एट 5% ऑन डेबिट एंड 2% ऑन क्रेडिट, तो उसी हिसाब से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। पीछे ही कर लेते हैं, यहाँ पर जगह नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन 31,48,000 जो कि क्रेडिट है। इंटरेस्ट ऑन 31,48,000 इंटू क्रेडिट पे कितना होगा? क्रेडिट पे बोला है 5% ऑन डेबिट, 2% ऑन क्रेडिट, तो 2% इंटू 1 डेज हो जाएगा, ठीक है, इंटू 1 डेज। तो 31,48,000 इंटू 2% इंटू 2% इन 365 लिखा नहीं, डिवाइडेड बाई 365, तो ये हो जाएगा 172.49, ये हो गया इंटरेस्ट। और फिर से इंटरेस्ट ऑन 2,40,000, इस पे 5%, 2,40,000 जो कि उसने नेगेटिव किया था, ठीक है। देखो इसीलिए बैंक ज्यादा चार्जेस मांग रहा है। बैंक ने जब जब लोन दिया उसे, बैंक ने 5% करके इंटरेस्ट बोल दिया था पहले ही। तो ये 5% डिवाइडेड बाई 365, तो ये हो गया 32.876 आ रहा है, तो 88 ले लेते। तो बैंक के रेस्पेक्ट में देखो तो बैंक को ये पे करना पड़ेगा और बैंक को ये रिसीव होगा। बैंक का ये रिसीवेबल है, क्योंकि जितना बार विनोद ने ज्यादा पैसा निकाल लिया उसके हिसाब से देखो ये बैलेंस आया था। तो नेगेटिव बैलेंस पे तो इंटरेस्ट भरना ही पड़ेगा 5%, और ये बैंक को पे करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली देखो नेट करना है। हम लोग पढ़ रहे थे ना, मैंने कहा ना यहाँ पर हम समझा देंगे क्या क्या लिखा हुआ है। ये देखो इफ प्रोडक्ट इज रिटन इन द, ये देखो द डेबिट प्रोडक्ट एंड क्रेडिट प्रोडक्ट कॉलम्स आर देन टोटल्ड अप, जो हम लोगों ने किया, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन ईच टोटल एट द गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द नेट इंटरेस्ट इज एट सर्टेन। नेट कर दो, मतलब एक्चुअली पेएबल है या रिसीवेबल, तो नेट करो। तो बैंक को विनोद को पे करना पड़ेगा 172.49, जबकि विनोद से रिसीव होने वाला है 32.88, यानी बैंक को 139.61 ये नेट इंटरेस्ट बैंक का हो रहा है। अब बताओ ये बैंक पे करेगा या बैंक को मिलेगा? बताओ ये क्या हो रहा है? अमाउंट पेबल रिसीवेबल, ये तो मैंने यहाँ सारा तो कैलकुलेट करके बताया। ये तो पे करना पड़ेगा, ये पे करना पड़ेगा। तो पे करने से बैंक क्या एंट्री करेगा? ये देखो पेबल टू कस्टमर तो बाई इंटरेस्ट, और अगर रिसीवेबल तो टू इंटरेस्ट, क्योंकि ये इनकम नहीं हो रहा है, ये एक्सपेंस हो रहा है, तो एक्सपेंस होगा तो बाई इंटरेस्ट लिखना पड़ेगा। तो बाई इंटरेस्ट लिखेंगे, नेट जो इंटरेस्ट का अमाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जून 30 यहाँ लिखेंगे बाई इंटरेस्ट। अच्छा, इंटरेस्ट का अमाउंट नेट करने के बाद यहाँ पर आ रहा है 139.61, इसे अप्रॉक्स कर देते हैं 140। क्यों? ये भी क्वेश्चन में बताया था कि नियरेस्ट रुपीज में हमें कन्वर्ट करना है। ये देखो कैलकुलेशन में बी मेड,
करेक्ट टू द नियरेस्ट रूपी। अगर क्वेश्चन बता दे तो मुझे अप्रोक्सीमेशन हटाना ही पड़ेगा। अगर हम 139.61 लिख के आ जाते हैं वैसे तो सही है, लेकिन अगर मुझे क्वेश्चन मांग रहा है कि भाई तुम नियरेस्ट वैल्यू वाला आंसर लिखो, तो ये लिखने से उसमें मेरा नंबर कट होगा। तो फिर मुझे ये देखना पड़ेगा, अगर नियरेस्ट वैल्यू में राउंड ऑफ करने बोला है तो राउंड ऑफ करना पड़ेगा। 140 का इंटरेस्ट हो रहा है, तो इंटरेस्ट हमेशा कौन से कॉलम में लिखा जाएगा? अब इंटरेस्ट देगा, बैंक इंटरेस्ट देगा, तो बताओ बैंक के लिए ये क्या हो जाएगा? बाई इंटरेस्ट। तो ये 140 इधर आ जाना चाहिए, किधर आएगा? बैंक के लिए तो लाइबिलिटी हो गया फिर से 140 रुपीज, तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, डेबिट साइड में कुछ नहीं आएगा। अच्छा, अब बैलेंस कितना बनेगा? ये देखो 4,000 विनोद ने डेबिट करके रखा था बैलेंस, मतलब बैंक से लोन लेके रखा था, लेकिन अल्टीमेटली कैलकुलेशन होके दिखा कि बैंक से उसे 140 मिलेगा। तो बताओ अब विनोद का बैलेंस कितना बच रहा है? मतलब विनोद ने 10,000, ये देखो ना 10,000 था, 14,000 निकाल लिया, तो 4,000 नेगेटिव, नेगेटिव मतलब डेबिट बैलेंस। अब बैंक को विनोद को इंटरेस्ट देना पड़ा, नेट इंटरेस्ट के बाद 140। तो अब विनोद अगर उसके एडजस्टमेंट ये कर लेगा, बैंक उसका एडजस्टमेंट कर देगा, भाई तुम्हें मुझसे 140 मिलेगा लेकिन मुझे तो तुमसे 4,000 मिलेगा, मैंने तो तुम्हें 4,000 का लोन दे के रखा है। तो अब नेट करने के बाद कितना आ जाएगा? 4,000 बैंक को मिलेगा और विनोद को मिलेगा 140, तो नेट करने से कितना होगा एडजस्ट कर देने? 3860 अब भी बैंक को मिलेगा विनोद से, तो फिर बैंक के लिए क्या हो जाएगा? एसेट, डेबिट हो गया 3860। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे लिखना पड़ेगा 3860। अब हम लोग इधर क्लोज करेंगे, जैसे हम लोगों ने प्रोडक्ट वाला कॉलम क्लोज किया ना, ये देखो वैसे हम लोग यहाँ पर डेबिट क्रेडिट अमाउंट वाला भी क्लोज करेंगे। तो 26,000, 30,000, 14,000, ये देखो 26,000, 30,000, 14,000, तो ये हो गया 70,000। ये देखो ये हो गया 70,000, 70,000 डेबिट वाला आ गया। ठीक है, 70,000 इतना डिपॉजिट किया था उसने। देखो सिंपल सा बात है, ये 26,000, 30,000 ये सब, सॉरी डिपॉजिट नहीं, ये सब ड्रॉ किया था। अच्छा, 30,000 डिपॉजिट किया, 12,000 डिपॉजिट किया, 8,000, अच्छा 8,000 डिपॉजिट, फिर 16,000, 16,000 डिपॉजिट, फिर 140 मिलेगा। ठीक है, तो 66,140 आ रहा है। और इधर दोनों अगर हम लोग को टोटल करना है तो इधर भी 70,000 लिखेंगे, माइनस 70,000 कर दो, तो देखो बैलेंस वही आ जाएगा, ये वाला 3860, ये बैलेंस इधर आ जाएगा। बैलेंस कब का आ रहा है? ये हम लोग अगर डेट दे, इसका हो जाएगा 30 जून, जो ईयर एंडिंग है जून 30। और यहाँ पर लिखना क्या है? यहाँ पर लिखेंगे बाई बैलेंस CD। ठीक है, बाई बैलेंस CD, मतलब ये देखो यहाँ का मतलब ये हो गया, डेबिट मतलब विथड्रॉल करना, क्रेडिट मतलब डिपॉजिट करना। ठीक है, तो यहाँ पर ये पता चल रहा है कि इसका विथड्रॉल 70,000 है और जो डिपॉजिट है वो उससे कम है। देखो ना तुम लोग टोटल करके देखना कितना, 66 कितना एक आया, तभी तो बैलेंस 3860 आया ना। इसका मतलब बाई बैलेंस CD, तो ये ब्रॉड डाउन हो जाएगा तो टू बैलेंस BD हो जाएगा। ये देखो ये बैलेंस हो जाएगा तो टू बैलेंस BD हो जाएगा। ये देखो दिखाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, देखो जुलाई 1 टू बैलेंस BD। अब टू बैलेंस BD कहाँ पर आएगा? टू बैलेंस BD आ जाएगा यहाँ पर 3860। ठीक है, 3860 यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा, ब्रॉड डाउन कर दिया हम लोगों ने, तो ये एसेट हो जाएगा बैंक के तरफ से, क्योंकि टू बैलेंस BD मतलब रिसीवेबल कस्टमर विनोद से रिसीवेबल होगा ये वाला अमाउंट। तो अगर हम लोग बैंक का ट्रांजैक्शन करेंगे तो हमें इस तरह से करना पड़ेगा, ये सबसे आसान है, ये सबसे आसान है। अगर हमें ये लॉजिक समझ में आ जाता है कि बैंक जब पैसा हमारा लेगा तो बैंक क्या सोचता है, बैंक का लाइबिलिटी बढ़ता है, और बैंक जब हम लोग एज ए कस्टमर पैसा निकालते हैं तो बैंक का लाइबिलिटी कम हो जाता है। तो उस हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है। अगर हम लोग यहाँ पर अपना हिसाब लगाएंगे कि पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं तो कैश जा रहा है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, वैसे हम लोग नहीं कर सकते। और लिखना कैसे है? बाई कैश, इसके पास पैसा आ रहा है, और जब कस्टमर ड्रॉ करेगा तो टू सेल्फ मतलब खुद से ड्रॉ करे, तो वो टू होगा, और लैंग्वेज जो है वो सेल्फ यूज करना है। तो इस तरह से बैंकिंग ट्रांजैक्शन होगा। तो देखो ये अकाउंट करेंट तो हम लोगों ने पूरा इसको कंप्लीट कर लिया है। मैंने 2 होमवर्क दिया था तुम लोगों को, ये देखो 2 होमवर्क दिया था, एक इलास्ट्रेशन 6 एंड एक इलास्ट्रेशन 3 दिया था। तो इलास्ट्रेशन 6 देखो एक बार हम यहीं से डिस्कस कर देते, क्योंकि हम लोगों ने
काफी सारा कर लिया, सिमिलर था, एक बार डिस्कस कर देते क्या है। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर एन अकाउंट करेंट बोला है, एज सेंट बाय ए टू बी, ए बी को भेज रहा है, यानी बी कौन है, बी है कस्टमर, ए टू बी, ए बी को भेज रहा है, यानी बी कौन है, कस्टमर, ऑन 30th जून 2020 बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड करना है, चार्जिंग 6% इंटरेस्ट, 6% इंटरेस्ट रेट चार्ज करना है। तो देखो किसका अकाउंट करेंट बनेगा, तो ए बी को भेज रहा है, बी इन अकाउंट करेंट विथ ए होना चाहिए। देखो इंटरेस्ट कब का लगेगा, कितना परसेंट लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा 30th जून, 31st जून, अच्छा ये 30th होना चाहिए, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, जून तो 30 का होता है, ये 30th जून होना चाहिए, गलत किया हुआ है यहाँ पर, ये इसे रेक्टिफाई कर लो, ये 30 होगा, तो 30th जून तक का होगा, और इंटरेस्ट रेट जो है वो 6% है, ठीक है। तो बैलेंस ड्यू फ्रॉम बी, बी से पैसा मिलेगा तो रिसीवेबल है, ठीक है, ए अपना अकाउंट बना रहा है तो टू बैलेंस बीडी होना चाहिए। देखो यहाँ से ही दिखा देते, ये देखो 1st ऑफ जैन, यहाँ पर लिखा होगा टू बैलेंस बीडी, कितना अमाउंट है 600, ठीक है। हमें कहाँ से कहाँ तक कैलकुलेट करना है, हमें ट्रांजैक्शन डेट मतलब ड्यू डेट से लेके ट्रांजैक्शन डेट तक कैलकुलेट करना है। तो जैन टू जून, जैन टू जून कितना हो जाएगा डेज, ये देखो जैन का हो गया, ये क्योंकि ओपनिंग बैलेंस है तो 31 ले लेंगे, फेब का 28, फेब मार्च का 31, अप्रैल का कितना हो जाएगा, अप्रैल का 30, मई का 31 और जून का 30। तो ये देखो 31 प्लस 28 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30, तो ये 180, अच्छा ये 182 क्या है, तो ये 2020 है, इसीलिए यहाँ पर 29 लिया है, तो 182 आएगा, इसे चेक करके देखना 182 डेज आ जाएगा। अब प्रोडक्ट मेथड 182, ये देखो 182 इंटू 600, तो ये कितना हो जाएगा 1,09,200। मेनली तो डेज ही कैलकुलेशन करना हमें आना चाहिए, तो ये 29 लेके करना है, क्योंकि देखो 2020 है ना, लीप ईयर है, जब तक नहीं बताएगा तो हम लोग अपना लीप ईयर वाला रूल्स फॉलो करेंगे। ये 2020 है तो लीप ईयर्स होगा, और इसके आगे जो क्वेश्चन हम लोगों ने बैंक वाला किया वो भी लीप ईयर वाला था, बट वहां पर बोला था 365 मानो, तो हम लोगों ने 365 मान लिया। सोल्ड गुड्स टू बी, बी को सेल किया है तो बी टू सेल्स, तो बी अकाउंट में क्या हो जाएगा, टू सेल्स, ये देखो अमाउंट कितना है 520, ठीक है। और जैन, अब ड्यू डेट कुछ नहीं है तो यही वाला ड्यू डेट होगा, इसलिए इन लोगों ने ड्यू डेट वाला कॉलम को हटा दिया है। तो 31 माइनस 11, जैन का कितना दिन हो गया 20, फेब का 29, मार्च का 31, अप्रैल का 30 और मई का 30, अप्रैल मई जून का 30, तो 20 प्लस 29 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30, तो ये हो जाएगा 171 डेज। इसका इंटू कर दो 171 इंटू 520, ये हो गया प्रोडक्ट का आंसर। फिर देखो 18th ऑफ जैन, बी रिटर्न्स गुड्स, मतलब कस्टमर ने गुड्स रिटर्न कर दिया तो सेल्स रिटर्न होगा, सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, तो बाई सेल्स रिटर्न, ये देखो बाई सेल्स रिटर्न करके रखा है, कितना अमाउंट है 125, और जैन 18 से लेना है तो 31 माइनस 18, जैन का 31 माइनस 18 हो जाएगा, कितना होता है 31 माइनस 18, ये हो जाता है 13 डेज। फेब का 29, मार्च का 31, अप्रैल का 30, मई का 31 और जून का 30, तो फिर से देखो 13 दिन, 29, 31, फिर 30, फिर 31, फिर 30, तो ये हो गया 164, तो 164 इंटू 125, तो ये हो गया 20,500, ये हो गया। बी पेड बाय चेक, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बी, तो बाय बैंक, देखो बाय बैंक 11 फेब का, ठीक है, तो 11 फेब मतलब ये सब तो रहेगा ही, 29 माइनस 29 माइनस 11, तो ये हो जाएगा 18 दिन, तो 18 प्लस ये 18 प्लस 31 प्लस 30 फिर 31 फिर 30, तो ये हो जाएगा 140 डेज, ये देखो 140 इंटू 400, 56,000 हो गया। बी एक्सेप्टेड ए बिल ड्रॉन बाय ए फॉर 1 मंथ, एक महीने के लिए बिल एक्सेप्ट किया है, किसने, बी ने एक्सेप्ट किया है, ड्रॉ कौन किया है, ए किया है, तो ए एंट्री क्या पास करेगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी, तो बी अकाउंट में क्या एंट्री होगा, बाई बिल्स रिसीवेबल ड्यू डेट, देखो यहाँ पर ड्यू कॉलम नहीं बनाया था ना, तो ये देखो यहाँ पर काम में आएगा, तो यहाँ एक ड्यू कॉलम अगर होगा, कहीं पर भी नहीं पुट होगा बट यहाँ तो पुट होगा। 17 मार्च क्यों हो रहा है, क्योंकि 1 मंथ के लिए, तो 14 फेब से लेके 14 मार्च तक का होता है एक महीना, और उसमें 3 दिन ऐड करेंगे तो 17 मार्च हो जाएगा, तो मार्च का ये 31 माइनस 17,
ये देखो मार्च का 31, ये 14 हो गया, बाकी 30, 31, 30, 30, 31 और 30, तो इसमें 105 डेज होगा। 105 इंटू 300, देखो 31,500। फिर गुड सोल्ड टू बी, तो बी टू सेल्स, ये देखो टू सेल्स कब हुआ है, 29 जनवरी को, तो सॉरी 29 अप्रैल को, तो 29 अप्रैल से लेके 30 जून, ठीक है। तो अप्रैल का 30 डेज होता है, तो 30 माइनस 29, तो अप्रैल का एक दिन, मई का 31 और जून का 30, तो 30, 30, 60, 60, और ये 62 डेज, ये देखो 62 इंटू 62 इंटू 615, तो ये हो गया 38,130। और यहाँ पर रिसिप्ट कैश फ्रॉम बी, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बी, देखो पूरा एंट्री का ही खेल है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बी, तो बाई कैश 700, ठीक है। अब कब हुआ है, मई को, 15 मई को, तो मई कितने दिन का होता है, मई होता है 31, 31 माइनस 15, तो 16 दिन, और जून का 30 दिन, तो ये हो गया 46 डेज, 46 इंटू 700, तो ये हो गया 32,200। पहले तो इस तरह से हम लोग इसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे। देन हमें क्या करना चाहिए, हम लोग प्रोडक्ट का जो कॉलम है उसे सबसे पहले बैलेंस कर देंगे। ये देखो ये सब तो मैंने बता दिया कैसे लिखना है, और ये एकदम सिमिलर क्वेश्चन था, ऐसा हम लोगों ने किया भी था, इसीलिए मैंने होमवर्क में दिया था ये तुम लोगों को। ये देखो, अच्छा, अब ये प्रोडक्ट का बैलेंस करेंगे, तो प्रोडक्ट का बैलेंस किस तरह से होगा, देखो ये सब किया हुआ है। अब प्रोडक्ट का बैलेंस इधर ज्यादा हो रहा है, ये सब टोटल करोगे इतना आएगा, फिर यहाँ का जो माइनस करोगे तो ये बैलेंस आ गया 96,050। और जैसे मैंने कहा अगर बैलेंस इधर आएगा तो इंटरेस्ट इधर लिखना चाहिए, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, तो इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, 96050, इंटरेस्ट रेट है 6% इंटू 1/365, देख लो कितना आता है, तो 96050 इंटू 6% डिवाइडेड बाई 365, तो ये हो गया 15.75, अमाउंट कॉलम में लिख दिया हम लोगों ने। बस अब दोनों साइड बैलेंस कर दो, कंप्लीट। ये एकदम इजी क्वेश्चन था, हम लोगों ने जितना भी क्लास में किया उसमें ये होमवर्क सबसे ज्यादा इजी था, एकदम इजी ट्रांजैक्शन के साथ था। तो ये हो गया इलास्ट्रेशन नंबर 6, ठीक है, ये मैंने होमवर्क दिया था इलास्ट्रेशन नंबर 6, ये कंप्लीट। और एक शायद होमवर्क दिया था इलास्ट्रेशन 3, ये देखो इलास्ट्रेशन नंबर 3 दिया था, फॉलोइंग रनिंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस बिटवीन मी एंड यू, दो पार्टी है ड्यूरिंग द मंथ। अच्छा, अब कौन किसका अकाउंट करेंट बना रहा है, देखो यहाँ पर बोला नहीं है, टुक प्लेस बिटवीन मी एंड यू, अमाउंट पेबल बाय यू टू मी, अच्छा कुछ बताया नहीं यार, लेकिन यहाँ पर सोल्यूशन जो क्या हुआ, यू इन अकाउंट करेंट विद मी, यानी यू कौन हो गया, कस्टमर, और जिसका बुक्स ऑफ अकाउंट हम लोग बनाएंगे वो हो गया मी। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को मी के हिसाब से सोचना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं बोला है तो हम लोग किसी का भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना सकते हैं। अमाउंट पेबल बाय यू टू मी, तो मी को मिलेगा, तो मी को मिलेगा, तो मी के लिए वो क्या हो जाएगा, डेबिट बैलेंस, तो देखो टू बैलेंस बीडी होना चाहिए 5,000, और सिमिलरली उस तरह से क्या किया है, डेज काउंट क्या है, अब कब तक का प्रिपेयर करना है, 31 मार्च, ठीक है, 31 मार्च तक का इसीलिए प्रिपेयर किया है क्योंकि यहाँ पर कुछ देखो, यहाँ थोड़ा आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन है, बताया कहाँ है 31 मार्च तक, चलो यहाँ पर इन लोगों ने 31 मार्च तक बनाया है, तो उस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। फेब टू मार्च, तो फेब कितने दिन का होता है, फेब जो है ये हो जाएगा 2020, यानी 29 डेज का हो गया, तो 29 प्लस 31, ये 60, और यहाँ पर एक दिन माइनस हो जाएगा, ठीक है, एक दिन माइनस हो जाएगा, ये तो ओपनिंग बोला नहीं है, तो नहीं ओपनिंग तो है, फेब ओपनिंग का ही है, तो फिर ये यहाँ भी शायद 28 डेज मान रहा है, तो 28 प्लस ये हो जाएगा 31 मार्च का, तो ये हो गया 59 डेज, ये 59 डेज मान रहा है, ठीक है। यहाँ पर पता नहीं, देख लेते हैं, इन लोगों ने कुछ हिंट्स नहीं दिया है कि फेब को क्या मान रहा है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में पता चल जाएगा। सेल्स मेड बाय मी टू यू, तो मी ने सेल किया है, तो फिर यू ने परचेस किया होगा, तो यू टू सेल्स हो जाएगा, तो टू सेल्स 7 अप्रैल तक का है, 7 अप्रैल इसका ड्यू डेट आ रहा है, ये देखो 7 अप्रैल, तो ये 7 अप्रैल से 31 मार्च तक का काउंट करना पड़ेगा, 7 अप्रैल से 31 मार्च तक का। अच्छा, ये मार्च अप्रैल, अच्छा ये होमवर्क अब तुम लोग कर सकोगे, इसमें तो ये रेडिंग आया कि नहीं आया बताओ, अगर 7 अप्रैल बता रहा है और मेरा ईयर एंड अगर 31 मार्च है, तो क्या ये रेडिंग आ गया, बताओ, क्या ये रेडिंग आ रहा है ये वाला डेट,
हेलो हेलो। यस मैम, यस मैम। तो रेडिंग अगर आ रहा है तो फिर ये आज का टॉपिक हो गया ना। तो एक काम करो, इसको फिर से होमवर्क लो, क्योंकि ये तो होमवर्क तुम लोगों से होगा नहीं, क्योंकि रेडिंग तो आज मैंने करवाया। तो एक काम करते हैं, इसको फिर से होमवर्क दे देते हैं, ये होमवर्क नेक्स्ट दिन बता देंगे, और नेक्स्ट हम लोग कोई दूसरा चैप्टर लेंगे। ये तो कंप्लीट हो गया, तो इसका होमवर्क फिर से रह रहा है इलास्ट्रेशन 6। ठीक है, ठीक है, आज हम लोग इतना ही करते हैं।